ओके, चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। डन। चलिए, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम आपको पहले से पता ही होगा। सब्जेक्ट का नाम है, अगर आप शॉर्टकट में पहले समझना चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नाम है सॉम। और इसी को दूसरा भी तरीके से बोला जाता है। दूसरा नाम इसका है आपके पास मॉस, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसका नाम है मॉम, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे सिंपल, तो अगर आप इसको सॉम के बारे में अगर कोई बात करता है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं? दिस इज सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर आप बात करते हो मॉस को क्या बोलते हैं फिर, तो मॉस को हम लोग बोलते हैं सिंपल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। सब एक ही है और सबका मीनिंग भी जो है ना वो एक ही निकलने वाला है। ये होगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अगर आप मॉम के बारे में बात करते हैं कि मॉम का क्या मतलब होता है, तो मॉम का मतलब होता है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। डन। हाँ, मुझे लगता है लाइट बहुत प्रॉपर नहीं है। ट्यूब लाइट तो ऑन है मेरी, ओके, पर कोई नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास सब्जेक्ट है जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है, अगर मैं इसको देखूं कि आपके अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा कि जीपीएससी या किसी भी पीएससी के बारे में अगर आप बात करते हो तो इसमें क्या इसका वेटेज होने वाला है, तो वेटेज कम से कम अगर आप इस बार का भी देखो पिछले बार का भी देखो तो कम से कम आपको ना सिर्फ सॉम से 10 से 15 क्वेश्चंस आपको निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। 10 to 15 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलने वाले हैं। आपको लग रहा हो कि आसान कैसे हो सकता है, मुझे तो भारी लग रहा है, बट ये काफी आसान है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है क्या? जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपका लाइटिंग चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। ओके, शायद अब आप आपको लाइट बहुत सही दिख रहा होगा, ठीक है क्या? चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से ना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें फैली हुई है मार्केट के बारे में कि ये बहुत ही मैजिकल सब्जेक्ट है। अगर आपको समझ में आ गया तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो भी आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है क्या? क्योंकि दोनों ही केसेस में ना आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर समझ में आ गया तो एक बार आपने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी मन नहीं करेगा। तो इसलिए काफी अच्छे मोड पे आपको ये सब्जेक्ट मिलने वाला है, ठीक है क्या? जहां तक हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं, तो आई विल मेक श्योर ऑल ऑफ यू कि अगर आपने पूरा लेक्चर सिर्फ ध्यान से सुना तो जितना कंटेंट मैं डिलीवर करूंगा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बोला? अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना, जितने भी मन में आपके सवाल आते हैं आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मजा आएगा आपको, ठीक है क्या? तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेबस की कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर में, ठीक है क्या? चलिए, डन। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोड के बारे में। हम पहले सबसे पहले लोड के बारे में, और जब हम लोड के बारे में डिस्कस करेंगे तो 4 तरीके के लोड से हमारा पाला पड़ने वाला है, जिसमें सबसे पहला जो लोड होने वाला है उसको हम लोग बोलने वाले हैं एक्सियल लोड, ठीक है क्या? दूसरा जो लोड हमारे पास आने वाला है उसको हम लोग बोलने वाले हैं बेंडिंग के कारण जो लोड होने वाला है वो। अभी आप चिंता मत करिए कि ये सब क्या है, बस आप धीरज रखिए और सुनते चलिए बस, ठीक है? तीसरा जो लोड आपके पास होने वाला है वो होने वाला है ट्विस्टिंग का लोड। ट्विस्टिंग के कारण जो लोड लगेगा वो लोड है। और चौथा जो लोड है वो लगने वाला है आपके पास डायरेक्ट शियर का लोड। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट जिसका नाम सॉम है ना, इस पूरे सब्जेक्ट में ना 3 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और 3 बातें क्या है, पहले मैं सिलेबस बता दूं फिर आगे बढ़ूंगा। दूसरा जो आपके पास है वो आप पढ़ने वाले हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कि कोई भी जो मटेरियल है ना वो किस तरीके से बिहेव करने वाली है अंडर द एक्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लोड। क्योंकि अगर आप लोड लगाओगे तो हर एक बॉडी जो है ना अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने वाला है।
स्टील अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, कॉपर अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, कास्ट आयरन अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो whenever we are going to apply the different kind of the load, then what is the changes in the behavior of the material, ये बातें हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। उसके आगे चलेंगे तो हम डिस्कस करने वाले हैं बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में, कि अगर बेंडिंग लगता है तो उसके स्ट्रेसेस कैसे जनरेट होते हैं, सही है क्या। उससे आगे अगर मैं चलूंगा तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉर्सनल स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, और एकदम बड़ा ही आसान आपको लगेगा, अगर आप समझ रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर एनी काइंड ऑफ द लोडिंग कंडीशन, सही है क्या। उससे आगे चलेंगे तो हम किसी भी बीम में क्या स्लोप होने वाला है और उस बीम का क्या डिफ्लेक्शन होने वाला है, मींस वी आर क्वाइट इंटरेस्टेड टू फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अगर आगे की बात करेंगे तो हम प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसी में हम बात करेंगे मोहर सर्कल के बारे में कि कैसे हम मोहर सर्कल ड्रॉ करते हैं। आप सब लोगों ने जरूर सारे के सारे सिलेबस देख रखे हैं। इससे आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में, थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, उसके आगे की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रेशर वेसल के बारे में, और सबसे लास्ट हम पढ़ेंगे कॉलम के बारे में। ये आपका सिलेबस है, सही है क्या। दिस इज योर सिलेबस जो आपको इस पूरे पार्टिकुलर कोर्सेस में पढ़ने हैं। एम आई क्लियर? क्या सब लोगों को क्लियर है जो मैंने आपके सामने में सिलेबस लिख के दिया है? बोलिए एक बार यस और नो में जवाब दे दीजिए मुझे। यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है क्या जो मैंने बात करी है? कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलिए ग्रेट गोइंग, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे, मधुर मधुर बातें करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखिए ये जो चैप्टर है ना, इसको हम चैप्टर 0 बोलते हैं, ये चैप्टर नंबर 0 है। ये 0 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है ना अभी आप सॉम पढ़ने के लायक है नहीं, सही है क्या। मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी एग्जैक्टली में आप सॉम पढ़ने के लायक नहीं है, तो इस चैप्टर 0 में ना आप सॉम को पढ़ने के लायक बन जाएंगे। एक बार अगर आपने चैप्टर 1 समझ लिया तो पूरे सॉम में आप दौड़ते हुए चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यार अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक छोटा सा बॉल है, समझते रहिएगा, हमारे पास एक छोटा सा बॉल है और ये बॉल 5 kg का है, और अगर इस बॉल के ऊपर में मैंने एक फोर्स लगा दिया और मैंने बोला कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, क्या कोई मुझे बता सकता है क्या कि ये जो फोर्स है ना इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। आपके दिमाग में आएगा कि क्या इसको फोर्स नहीं बोला जा सकता था? अभी आपका क्लियर हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं फोर्स, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द बॉल, इस बॉल के अंदर में कितना एक्सेलरेशन होगा, क्या आप में से कोई भी लड़का मुझे बता सकता है क्या कि बॉल के अंदर में एक्सेलरेशन कितना होने वाला है? आप बोलेगा दिक्कत ही नहीं है कोई भाई साहब, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि नेट फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर आप एक्सेलरेशन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? जो भी बॉडी पे नेट फोर्स होगा वो, और यहाँ पे जो भी आपके पास टोटल मास होगा वो। आपको नहीं लगता कि इस बॉडी के ऊपर में, इस बॉल के ऊपर में नेट फोर्सेस 10 लग रहे हैं और मास कितना है? 5 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस बॉल का एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आप सब लोगों ने पढ़ा है, अगर आप कभी भी इंजीनियरिंग सीखे हो नहीं सीखे हो, लेकिन आपको पता चल गया है कि यहाँ पे बॉल का जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने वाला है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी बॉल में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि उस बॉल में मोशन एग्जिस्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं कर रहा हूं, समझते रहिएगा। क्योंकि देखिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि भले ही आपको ना बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन बहुत बार आपको ना इंटरव्यू में ना ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको सब्जेक्ट ऊपर ऊपर से आता है, डेप्थ में आपको चीजें सीखनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला कि अगर कभी भी किसी बॉल या बॉडी में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि बॉल में मोशन एग्जिस्ट करता है। लेट अस सपोज करिए कि आप अगर स्कूटी चलाते हो तो आप क्या बोलते हो? अभी मैं एक्सेलरेटर दबा रहा हूं, और आपने तुरंत से एक्सेलरेटर दबा दिया। जैसे ही द मोमेंट आपने एक्सेलरेटर दबा दिया, आपको नहीं लगता कि आपके स्कूटी का स्पीड बढ़ जाता है?
तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब कि बॉडी में मोशन हो रहा है। आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि एक बॉडी रेस्ट में है तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। बताइए, अगर आपने अपनी गाड़ी बंद करके रखी हुई है तो क्या आप बोल सकते हो क्या कि आप अपने बाइक में एक्सेलरेशन कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। इस बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो बॉडी है ना, उसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। बोला बहुत बढ़िया। इसको मैं एग्जांपल 1 बोल देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि एग्जैक्टली मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। ठीक है क्या? आपने बोला बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेम बॉल में अगर 5 केजी का बॉल है और मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफॉर्मेशन इन द बॉल। मैंने क्या पूछा? व्हाट इज द डिफॉर्मेशन इन द बॉल। और आपके दिमाग में सडनली आएगा कि यार ये डिफॉर्मेशन क्या है। आपने क्या बोला कि सर जी एक्सेलरेशन तो मेरे को पता चल रहा है कि क्या है, बट व्हाट एग्जैक्टली दिस डिफॉर्मेशन इज। डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है? मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर मैंने एक मुक्का आपको मारा ना, जोर से एक मुक्का मारा, तो आपकी हड्डियां कचक जाएगी, आपकी हड्डियां टूट सकती है। इसका मतलब क्या है कि आपका बॉडी के अंदर में डिफॉर्मेशन हो गया है। डिफॉर्मेशन का मतलब सिंपल सा है कि बॉडी अपना साइज और शेप चेंज करने की हालत में आ गया है, उसको बोलते हैं हम लोग डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे व्हाट इज द डिफॉर्मेशन इन द बॉल, और आने वाले पूरे फॉर्म में हम इसको डेल्टा से डिफाइन करेंगे, तो अभी के लिए मानिए कि मैं बताता हूं कि जो डिफॉर्मेशन होने वाला है ना, वो 0 होने वाला है। क्या होने वाला है? डिफॉर्मेशन जो है वो 0 होने वाला है। आपने वाला बड़ा मजा आया, मुझे बहुत मजा आया, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूं और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लेट अस सपोज करिए कि मैंने बोला कि हमारे पास एक ऐसा बार है, हमारे पास एक ऐसा बार है, ये बार हमारे पास है, और इस बार को मैंने इधर से एक फोर्स लगा दिया है, और मैंने बोला कि ये 20 किलो न्यूटन का हमने एक फोर्स लगा दिया है। अब आप मुझे बताइएगा कि अगर ये एक बार है तो इसका 20 किलो न्यूटन जब फोर्स लगाया जाएगा राइट साइड में, तो आपको नहीं लगता है कि दिस इज द फिक्स सपोर्ट? ये कैसा सपोर्ट है आपके पास? दिस इज द फिक्स्ड सपोर्ट। और ये जो फिक्स्ड सपोर्ट है ना, वो पता है क्या करेगा? बोलेगा ए भाई किधर लेके जा रहा है, तुमको मैं कमजोर लगता हूं क्या? और दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द रिएक्शन फोर्सेस। और यहाँ पे क्या लगेगा आपके पास? यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का ना एक रिएक्शन फोर्स लग जाएगा। क्या सब लोग को समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल। यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का, यस बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स लग जाएगा। अब इस पूरे डायग्राम को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, ये कुछ ऐसा हो गया है कि इधर से किसी ने 20 किलो न्यूटन से खींचा इसको, और इधर से किसी ने इसको 20 किलो न्यूटन से खींचा। मतलब कि हम इस पूरे बॉडी में ना दोनों तरफ से 20 किलो न्यूटन का क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, सब लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, सब लोग, क्योंकि मैं एक तरफ से नहीं पढ़ाता, आपका भी जवाब आना बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं 20 किलो न्यूटन को आप क्या बोलने वाले हो? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू टेल? बैलेंस फोर्स। क्या बात है, राधिका ने बहुत तेज जवाब दिया, बैलेंस फोर्स। आप लोग बोलिए जल्दी से, बाकी लोग रिप्लाई करें कि 20 किलो न्यूटन को आप क्या बोलने वाले हैं? क्या बोलने वाले हैं? क्या बोलने वाले हैं? बैलेंस फोर्स, एक्सियल फोर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोलते जाइए, बोलते जाइए, जो जो मन कर रहा है बोलते जाइए। अपने दिल के सारे जज्बात को बाहर निकाल दीजिए। एक्सटर्नल लोड, नए नए सवाल, नए नए जवाब हमारे सामने में। बैलेंस फोर्स, बहुत बढ़िया। देखिए भले ही आपको पता चल रहा है कि ये बैलेंस फोर्स है, बिल्कुल इस बात में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ये बैलेंस फोर्स है, और मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन एक बात समझिए, अगर आपने इसको फोर्स बोला, अगर कोई बोलता है ना कि ये फोर्स है, तो कहना होगा कि आपने गलत बोला है। मैं दोबारा बात कर रहा हूं, शायद ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा पहले, कि अगर कोई बंदा 20 किलो न्यूटन बोलता है ना यहाँ पे कि एक फोर्स है, आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि हमने 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया। आप बोलेगा सर जी किसी और से क्या? थोड़ी देर पहले आप ही ने बोला है कि 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, लेकिन आपको पता है मैंने गलत बोला था। यू आर लाइक व्हाट द हेल, हो क्या रहा है? क्या 20 किलो न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा है? नहीं, लग तो रहा है, लेकिन उसका नाम अब फोर्स नहीं होने वाला है, अब इसका नाम होने वाला है लोड। क्या होने वाला है? लोड। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम इन द फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हर एक टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। अगर कभी भी आपने ऐसा बोल दिया ना कि अगर आपके लाइफ में कभी भी बैलेंस फोर्स है, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूं कि जब आपके लाइफ में कभी भी अनबैलेंस फोर्स होने वाले हैं, वेन एवर यू हैव अनबैलेंस्ड फोर्स, तब जाके उसका नाम हम फोर्स बोलते हैं। सही है क्या? लेकिन अगर आपके पास ना कभी भी बैलेंस फोर्सेस है ना, कभी भी बैलेंस्ड फोर्सेस है ना, तो उसको हम कभी भी फोर्स नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलने वाले हैं लोड, लोड, लोड।
जो भी सोम के बड़े पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले हैं ना, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे के पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आप कभी भी फोर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या होगा? पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कभी भी कोई न्यूटन या किलो न्यूटन में कोई भी फोर्स होगा, उसको फोर्स नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? लोड बोलेंगे। पर ऐसा कैसे? मैं बताता हूं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पुराना आइडिया होगा, थोड़ा बहुत मैं एडवांटेज अभी जरूर ले रहा हूं, तो लेटर सपोज करिए कि मेरे पास यही एक बार था जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने में बनाया था। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आप समझ सको शुरुआत की बातें। ये देखिए, मैंने बोला कि हमारे पास एक पी फोर्स है और ये पूरा का पूरा लेंथ जो है ना एल है। और अभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेटर सपोज करिए कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, वो मैं मान लेता हूं कि ए है। और ई का मतलब आप लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है। सही है क्या? ई का नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या बहुत सारे लोग इसको प्यार से क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। अभी समझिए क्या है, बाद में देखेंगे हम, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी मैं बताता हूं कि अगर कभी भी जीवन में आपके कोई भी एक्सियल फोर्स लग रहा है ना, और आपका प्रिज्मेटिक बार है, ये प्रिज्मेटिक क्या होता है? प्रिज्मेटिक का मतलब होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बार है। अगर इस बार को आप देखोगे ना अलग तरीके से, ये आपको ऐसा दिखेगा। देखिए ध्यान से, ये आपको ऐसा दिखने वाला है, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, वो हमेशा आपके पास कांस्टेंट रहने वाला है। दिस इज द रियल डायग्राम। अगर आप पूरा का पूरा डायग्राम इस तरीके से देखना चाहते हो, ये देखिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये देखो ये वाला है। अगर आप यहां पे कुछ बात करते हो, यहां पे भी आपके पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होने वाला है, यही वाला होने वाला है। तो ऐसे बार को बोलते हैं प्रिज्मेटिक बार। हर चीज को मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, ऐसे बार को बोलते हैं प्रिज्मेटिक बार। तो यहां पे आपके पास मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कभी भी कोई बोलेगा कि यहां पे बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन, कम ऑन एवरीबॉडी टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस बार। और आपको पता है कि अगर पी फोर्स राइट साइड में लगेगा ना, तो एक पी फोर्स लेफ्ट साइड में भी लगेगा। जल्दी बताइए मुझे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस पार्टिकुलर बार? क्या होगा इसमें एक्सेलरेशन? रिप्लाई करिए। आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन बराबर होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। आपने पढ़ा है ना? किसी का जवाब आ चुका है नो एक्सेलरेशन। मुकुल ने बोला नो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। बाकी लोग भी रिप्लाई करिए। कोणार्क दबे साहब हमने बोला है जीरो एक्सेलरेशन, एंड यू आर एग्जैक्टली राइट। आप बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि टोटल नेट फोर्स की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। कैसे? इधर से भी पी लगा रहे हो, इधर से भी पी लगा रहे हो, तो टोटल फोर्स क्या हो गया? जीरो। और मास जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि हमारा टोटल एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है। हमें क्या पता चल रहा है? ध्यान से समझते रहिएगा। मैं बोलता हूं ना कि आप कितना भी पढ़ ले, लेकिन अगर आप एक इंटरव्यूअर के सामने जाएंगे ना, अगर आपको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है ना, 2 मिनट में आपकी बाल की खाल निकाल देगा। इसलिए समझते चलिए एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैंने बोला कि इस पार्टिकुलर बार में डिफॉर्मेशन कितना होने वाला है, तो आप चौंक जाएंगे कि डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है। मैंने क्या बोला? डिफॉर्मेशन का मतलब कि कितना इलोंगेट होने वाला है, कितना इलोंगेट होने वाला है, या कितना कंप्रेस होने वाला है। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताता हूं, शायद आपने कभी पढ़ा होगा डिफॉर्मेशन का वैल्यू होता है पीएल बाई ए। कभी आपने पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा कि डिफॉर्मेशन का वैल्यू होता है पीएल बाई ए। क्या याद आया क्या? एवरीबॉडी टेल मी, क्या आप लोग को याद आ रहा है क्या कि यहाँ पे जो आपके पास डिफॉर्मेशन का वैल्यू होगा पीएल अपॉन ए होने वाला है। जहां पे पी क्या है? पी का मतलब है लोड, और लोड का क्या मतलब होता है? लोड का मतलब होता है बैलेंस फोर्सेस। लॉजिक। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा, हम इस बात को समाप्त कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि देखिए भैया, यहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। क्या? गलत। यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पे डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या? आप बोलेंगे यस सर जी, यहाँ पे डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहा है। क्या आपने दोनों एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखा है क्या? यस सर जी। और अगर आपने दोनों एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखा है, तो अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा कंक्लूजन देने जा रहा हूं। और वो कंक्लूजन क्या है? दिस इज द कंक्लूजन कि लेट अस सपोज करिए कि मैं यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए। आप समझिए, मान लीजिए कि सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यहां पे मैंने बोला कि ये बैलेंस फोर्स है। इसके अंदर में हमने बोला
कि हमने अगर किसी बॉडी के ऊपर में या तो मैं उस पे ऊपर बैलेंस फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स, सही है क्या? बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं बोलता हूं कि भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, कि यहाँ पे मैं बोलता हूं मोशन के बारे में, यहाँ पे मैं मोशन के बारे में बात करता हूं, और यहाँ पे मैं बात करता हूं डिफॉर्मेशन के बारे में बात करता हूं। दिस इज द डिफॉर्मेशन। आप मुझे सोच के बताइए कि अगर बैलेंस फोर्सेस होते हैं तो क्या मोशन होता है क्या? जीरो। जीरो मोशन का मतलब क्या है कि नॉट एग्जिस्ट, कोई भी आपके पास ना मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट क्या डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा क्या? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, सही है क्या? लेकिन अगर अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं, जिसको आपने क्या बोला है? इसको आपने लोड बोला है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन अगर आपके पास अनबैलेंस फोर्सेस है ना, तो मोशन एग्जिस्ट करेगा क्या? बोलिए बोलिए, मोशन एग्जिस्ट करेगा? यस, यहाँ पे मोशन आपके पास एग्जिस्ट करेगा। बट क्या डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा क्या? नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा यहां पे मैंने आपको कंक्लूजन दिया है कि जब किसी बॉडी के ऊपर में अनबैलेंस फोर्सेस लगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन होता है, बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अगर कभी किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्सेस लगते हैं ना, मोशन नहीं होता है। देखो ना, एक आदमी है, ठीक है क्या, आप खड़े हो और इस वाले हाथ को किसी ने 20 न्यूटन से राइट साइड में खींचा और इस वाले हाथ को किसी ने 20 न्यूटन से लेफ्ट साइड में खींचा, तो आप कहीं जाने वाले हो क्या? बताइए, क्या आपके बॉडी के अंदर में कोई मोशन होने वाला है क्या? आप वहीं पे रहोगे। लेकिन अगर दोनों तरफ से आपको कोई खींचेगा ना सेम फोर्स से, तो इसका मतलब कि आपका पूरा हाथ दर्द करने लगेगा और आपको लगेगा कि यार मेरे हाथों में, मेरे हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। वो क्या है? दे आर गोइंग टू क्रिएट द डिफॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी लाइक एनीथिंग। बहुत ही डेंजर तरीके से आपके बॉडी में ना डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। और अगर बहुत ज्यादा फोर्स से खींच दिया तो फिर हड्डियां टूट जाती है या मसल्स ब्रेक हो जाते हैं, जिसको आप डिफॉर्मेशन बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। इसीलिए लोगों ने बोला कि यार ये तो पूरा का पूरा नेचर ही बदल गया, अगर मैंने फोर्स को बैलेंस लगाया तो पूरा नेचर बदल गया, और अगर फोर्स अनबैलेंस हो गया तो उसका भी नेचर बदल गया। लोगों ने बोला कि अगर दो लोगों का नेचर अलग है तो दोनों को एक साथ क्यों रखना, दोनों को एक साथ क्यों पढ़ना? मैं दोनों को एक साथ नहीं पढ़ेगा रे बाबा। तो बोलेगा तो पढ़ोगे कहां पे? बोला गया कि जिस भी बॉडी में अनबैलेंस फोर्सेस लगेंगे ना, उसके सारे इफेक्ट को हम एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले हैं, एंड दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट इज नोन एज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उस सब्जेक्ट का नाम हुआ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आपने पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कभी भी ये नहीं सुना होगा कि बॉडी में डिफॉर्मेशन हो गया, कभी नहीं। आपने 10th 12th में फिजिक्स पढ़ा है ना, आपने क्या पढ़ा कि 50 मीटर की हाइट पे जाके एक बॉल को हमने छोड़ दिया। What is the acceleration of the ball? What is the velocity after 5 seconds? What is the displacement after 5 seconds? क्या पूरे 12th में कभी भी आपने ये पढ़ा क्या कि जब बॉल जो है फर्श से टकराएगा, अर्थ के सरफेस से टकराएगा, तो व्हाट इज द डिफॉर्मेशन इन द बॉल? नो। क्यों? क्योंकि लोगों ने पहले ही क्लियर किया हुआ है कि अगर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस फोर्सेस हुआ, तो अगर किसी बॉडी पे लोड लगा, तो लोगों ने बोला उसका एक अलग सब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम है मॉस, जिसका नाम है सॉम, और जिसका नाम है मॉम। इसीलिए पूरे के पूरे सब्जेक्ट जो आप पढ़ने जा रहे हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसमें कभी भी हम एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? डिफॉर्मेशन, 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 डिफॉर्मेशन। और मैं आपको बताऊं, डिफॉर्मेशन इज द रियल किंग। अगर आप इस पूरे सब्जेक्ट में अगर एक चीज निकालने में इंटरेस्टेड हो तो सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्मेशन निकालने में इंटरेस्टेड हो। लोगों ने बोला कि सर जी एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे कि सर जी अगर, हाँ बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज दिस इज वेरी लॉजिकल थिंग, वेरी लॉजिकल थिंग। लोगों ने बोला कि सर जी एक बात बताओ कि अगर किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इफ नो डिफॉर्मेशन, अगर किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वैसे बॉडी को क्या बोलते हैं आप लोग? मुझे बताइए। कि आपने बोला कि सर जी एक बॉडी है जिसपे बड़े सारे हमने फोर्स लगा दिए लेकिन वो बॉडी कभी भी डिफॉर्म ही नहीं हो रहा है, उस तरीके के बॉडी को क्या बोला जाएगा? और बहुत ही शानदार जवाब दिया गया है मुझे। उस तरीके के बॉडी को बोला जाता है
रिजिड बॉडी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, अगर किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, तो उस तरीके के बॉडी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। इसीलिए लोगों ने बोला, आपने लोगों को सुना होगा कि व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिजिड बॉडी एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी व्हेनेवर द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन इट। कि जब किसी बॉडी पे ना एक्सटर्नल फोर्स लगता है, अनबैलेंस फोर्स लगता है, तो बॉडी कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करेगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बॉडी के ऊपर में आपने बैलेंस फोर्स लगा दिया, तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्मेशन होगा, और हम उसको कहां पढ़ेंगे, मॉस में पढ़ेंगे। इसलिए एक मेरे अकॉर्डिंगली इस सब्जेक्ट का एक और नाम होना चाहिए, जिसका नाम है मॉड, एमओडी, मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। एक बच्चा सवाल कर सकता है, या आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या दुनिया में आपने कोई रिजिड बॉडी देखा है क्या? तो मैंने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई बॉडी रिजिड होता ही नहीं है। सही है क्या? तो आप सोचो कि दुनिया में एक बॉडी है जो रिजिड है ही नहीं, और आपने उसके नाम से इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ा है क्या? लोगों ने बोला कि भले ही दुनिया में कोई रिजिड बॉडी नहीं होता है, लेकिन उसका जो नेचर है ना, वो बिल्कुल मिलता जुलता है, जीरो के बराबर, बिल्कुल 9 के बराबर भी अगर आपके पास डिफॉर्मेशन होता है ना, वेरी वेरी लिटिल डिफॉर्मेशन, तो उसको हम रिजिड की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं। जैसे कि विराट कोहली जिस क्रिकेट बॉल से खेलता है, क्या रिजिड है वो? नहीं। हमसे कभी वो डिफॉर्म नहीं होगा, तो हमारे रेस्पेक्ट में हम उसको रिजिड मान लेने वाले हैं। इसीलिए सब्जेक्ट के बारे में कहा गया क्या, कि भाई साहब हम पढ़ने जा रहे हैं एमओएस, और इसका डिफिनीशन सबसे पहले अगर कोई बोलेगा व्हाट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो इसका डिफिनीशन आप क्या देने वाले हो? आपको सिंपल बोलना है इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। बहुत सिंपल, रटिए मत, समझिए। इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन which we are going to discuss about the, in which we are going to discuss about the mechanics of deformable body, mechanics of deformable body, डिफॉर्मेबल बॉडी। और इसका मतलब क्या है कि मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब क्या है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे ना, तो बॉडी का बिहेवियर कैसे चेंज होगा, बॉडी का बिहेवियर कैसे चेंज होगा। मींस हाउ द बॉडीज बिहेवियर, हाउ द बॉडीज बिहेवियर या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, हाउ द बॉडीज बिहेवियर और प्रॉपर्टीज चेंजेस, प्रॉपर्टी चेंजेस with the application of बैलेंस फोर्सेस। अगर आपने कभी भी बैलेंस फोर्स बोल दिया ना, लाइफ आपका झिंगा लाला हो जाएगा, सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। इसलिए इसके पहले कि मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, कहा जाता है सॉम क्या है, सॉम इज नथिंग, इट इज वन सब्जेक्ट। ये कौन सी नई बात आपने बता दी है कि सॉम एक सब्जेक्ट है? यस, सॉम इज ए सब्जेक्ट in which, sum is one subject in which there are two destination। यहां पे सिर्फ 2 ही डेस्टिनेशन है। पूरे सॉम में आपने सिर्फ 2 ही चीजें निकालनी है, पहला स्ट्रेस निकालना है, और दूसरा आपने निकालना है डिफॉर्मेशन। किसी भी बॉडी के अंदर में जब आपके पास बैलेंस फोर्स लगेगा ना, तो आपको 2 ही चीज निकालना है, या तो स्ट्रेस निकालना है या डिफॉर्मेशन निकालना है। इसको ऐसा भी बोलते हैं कि या तो इंटरनल फोर्सेस निकालने हैं, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस ही तो होते हैं जो एट ए पॉइंट लगते हैं। ठीक है, आपने बोला कि सॉम एक सब्जेक्ट है जिसके 2 ही डेस्टिनेशन है, लेकिन माय डियर फ्रेंड आपको एक और बताना चाहता हूं, जिसमें 3 टूल है। 3 टूल का क्या मतलब है कि आपको अभी मैं समझा दूंगा हिंदी फिल्मों की तरह, डोंट वरी। इसमें 3 टूल है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला टूल है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। सही है क्या? दूसरा जो सबसे बड़ा टूल है वो है आपके पास इक्विलिब्रियम, सबसे बड़ा टूल है जीवन का। और तीसरा है कॉम्पैटिबिलिटी। सही है क्या? और इसमें 4 विलन है भाई साहब। क्या है? देयर आर 4 विलन,
फोर विलन का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा, फिल्मों की तरह चल रही है पूरी कहानी। सॉम इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर आपको आता है ना तो यू आर लाइक कि यार मैं क्या बताऊं आपको, छोड़ो। पर आप 5 दिन में समझ जरूर जाओगे, जितना दिन, 6 दिन 7 दिन 8 दिन, जितना दिन में आप सॉम समझिए। आप एक बार सॉम समझ गए ना, आपको लगेगा कि यार अब मैं एक इंसान की तरह अपने आप को ट्रीट करता हूं। और देखिएगा मैं आपको बता दूंगा कि सॉम नेचर के कितना क्लोज है। इसमें 4 विलन है, और 4 विलन कौन सा है, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले विलन का नाम है एक्सियल लोड, दूसरे विलन का नाम है बेंडिंग के कारण जो लोड लगता है, बेंडिंग लोड। तीसरा विलन आपके पास क्या है, थर्ड विलन इज टॉर्सनल लोड। क्या है भाई साहब, थर्ड विलन इज टॉर्सनल लोड। एंड जो सबसे डेंजरस विलन है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट शियर लोड। क्या है, डायरेक्ट शियर लोड। अपने दिमाग के कोने में बिठा लीजिए, भाई साहब एक फिल्म बननी है, हमको एक फिल्म बनानी है, उस फिल्म का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उस फिल्म में 2 ही चीज आपको दिखानी है, उस फिल्म में 2 ही चीजें दिखानी है भाई साहब, कि भैया स्ट्रेस कैसे निकालना है, डिफॉर्मेशन कैसे निकालना है। और हमारी मदद कौन करेगा, हमारे पास एक हीरो है, हीरो का दोस्त है और हीरोइन है। और वो 3 चीजें क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, इक्विलिब्रियम कंडीशन और कंपैटिबिलिटी। ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। लेकिन भैया कभी भी अगर एक फिल्म बननी है, उस फिल्म का क्लाइमेक्स आपको पता है, उस फिल्म के हीरो पता है, तो उसमें विलन तो जरूर होगा। और 4 विलन है जो पूरी कहानी को खत्म करने के लिए कोशिश करने वाले हैं। और 4 विलन कौन सा है, एक्सियल लोड, बेंडिंग लोड, टॉर्सनल लोड और डायरेक्ट शियर लोड। इन चारों लोड को जिस दिन हमने मार डाला, सॉम अपने रफ्तार से आगे बढ़ जाएगा। दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आपको पता चल गया होगा कि पूरे सब्जेक्ट में हमें करना क्या है। इसलिए आज के बाद सबसे पहला सवाल ये नहीं है कि आपने सॉम पढ़ा है, आपने सॉम क्यों पढ़ा है। तो आप लोगों को बताएंगे कि भाई साहब दुनिया में बड़े सारे फोर्सेस लगते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर में। तो जब दुनिया में बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं तो उस फोर्सेस के लगने के बाद हमारा बॉडी कैसे बिहेव करेगा, बताइए मुझे। अब जैसे समझिए बात को, कि जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है ना, ये मैं लड़कों के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है क्या, क्योंकि लड़कों की गर्लफ्रेंड हो सकती है। आपकी मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसने आपको एक थप्पड़ मारना है, तो कभी आपने गर्लफ्रेंड से थप्पड़ खाया है क्या, यस। पर वो कैसे मारती है मैं बताता हूँ, नॉटी, नॉटी। आप वो मारेगी तो आपको क्या ऐसा लगता है, अरे यार ठीक है प्यार से मार रही है। लेकिन अगर हमारे पिताजी मारते हैं ना, तो भैया मत पूछो, वो नॉटी वाला मारते नहीं, ऐसा लगता है कि पूरा इधर का इंपैक्ट फोर्स ना इसको पार करके चला गया है। तो सवाल सिंपल सा यही है कि किस तरीके का आप लोड लगाने जा रहे हो, किस तरीके का इंपैक्ट क्रिएट करने जा रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पूरे सब्जेक्ट में भी यही होने वाला है आपके पास। पूरे सब्जेक्ट में आपको समझना पड़ेगा कि पूरी की पूरी सब्जेक्ट की फीलिंग कहां जा रही है। तो ये हमारे तरफ से एक इंट्रोडक्शन था कि सॉम कैसे आपके पास आगे बढ़ने वाला है। किसी भी तरीके का जब एक्सटर्नल लोड लगेगा तो हमारा बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, किस तरीके से बिहेव करने वाला है, इस पूरे सब्जेक्ट में हम यही देखने वाले हैं। सर जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये क्या बता रहे हो कि लोड लगेगा बॉडी रिएक्ट करेगा। अब मैं आपको छोटा सा बात बताता हूं कि लेट अस सपोज करिए कि ये आप हो और मैंने आपको इस तरीके से रखा हुआ है, सही है क्या। इधर आपका पैर है और इधर आपका सर है, इस साइड में आपका सर है। अगर कोई आपके पैर को खींचता है तो आप क्या करोगे, अगर कोई आपको एक्सियल फोर्स लगाएगा तो क्या आप झटका मारोगे, एक्सियल ही ना, ऐसा है ना। लेकिन अगर कोई आपके गर्दन को मरोड़ेगा कि अभी तुम्हारे गर्दन को मरोड़ दूंगा, इस तरीके से कोई आपके गर्दन को मरोड़ेगा, तो आप क्या अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट नहीं लगाते हो क्या। डोंट वरी, क्या होता है मैं बताऊंगा। लेकिन अगर कोई आपको गर्दन को ट्विस्ट करने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं कि आप गर्दन को ऊपर करते हो, एक्सियल फोर्स नहीं लगाते हो, आप उसको रिएक्शन में ना ट्विस्टिंग वाला ही फोर्स लगाते हो। अगर कोई आपको बेंड करने की कोशिश करता है तो आप बेंडिंग के कारण ही स्ट्रेस लगाते हो। मतलब जैसा देश वैसा वेश, जिस तरीके का फोर्स आप लगाओगे ना, बॉडी आपको उसी तरीके से जवाब देने वाला है। और इसलिए ये पूरा का पूरा बहुत ही मैजिकल सफर की शुरुआत होने जा रही है अभी के टाइम पे। सब लोग मुझे बताएं कि क्या आप समझ पा रहे हो कि मैं जिस डेप्थ में चीजों को लेके चल रहा हूं आपको क्लियर है क्या। सब लोग मुझे रिप्लाई करें ताकि मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के लिए नए हैं, हमें पता करना है कि हम एक दूसरे के स्टाइल से बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। यस यस यस, ग्रेट ग्रेट। ओके डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सफर को, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम पहला अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता चला
कि अगर आपको पता है, मैं आपको ये पूरा का पूरा स्टोरी आपको मैं खत्म कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला चीज हमको डिस्कस करना पड़ेगा लोड के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको पता चल गया ना कि आपकी लड़ाई किससे है, आपको अपना प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर के बगल वाला आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, तो उससे लड़ाई करने के लिए आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं खरीद लोगे, उसको 2 थप्पड़ मारोगे वो मर जाएगा, ठीक है क्या? लेकिन अगर पता चला कि पाकिस्तान वालों ने आपके ऊपर हमला किया हुआ है, तो आपको न्यूक्लियर बॉम्ब लेना पड़ेगा। तो जब तक कि आप अपने विलन के बारे में नहीं जान लेते, तब तक आप ना ये लड़ाई जीत ही नहीं सकते हैं, सही है ना? अगर आप अपने विलन के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप ये लड़ाई नहीं जीत जाएंगे। तो आपने बोला कि सर जी पर हमारा विलन है कौन? चिल्ला चिल्ला के बोलो सब लोग, आपके पास कितने विलन है? वी हैव 4 विलन। पहला विलन कौन है? एक्सियल। दूसरा कौन है? बेंडिंग। तीसरा कौन है? टॉर्सनल। चौथा कौन है? डायरेक्ट शियर। लोगों ने बोला सर ये लोड का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लोड का मतलब क्या है? लोड इज नथिंग, लोड इज नथिंग। आपको बोला जाता है लोड इज डिफाइंड एज, लोड इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, या आप यहीं पे बोल सकते हो मोमेंट भी बोल सकते हो। क्या है? एनी बॉडी, ऑन एनी बॉडी ड्यूरिंग 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 इट्स फंक्शनलिटीज। हमने बोला कि देखिए लोड कोई बड़ी चीज नहीं है, लोड एक फोर्स हो सकता है, लोड एक मोमेंट हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये मोमेंट क्या होता है भाई साहब? फोर्स तो मेरे को समझ में आता है, ये मोमेंट क्या होता है? मोमेंट को सॉम में एक और नाम देते हैं जिसका नाम है कपल। क्या नाम है इसका? कपल। ये कपल क्या होता है आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। कपल किसको बोलते हैं? सबसे पहले आपके पास ना 2 फोर्सेस होने चाहिए। मैंने बोला कि हमारे पास ये 2 फोर्स है, ये एक फोर्स एफ यहाँ पे है और दूसरा फोर्स यहाँ पे है। मतलब कि कभी भी कपल बनाना है तो कपल बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन आपके पास होने वाला है कपल बनाने के लिए कि दो फोर्सेस से ही कभी कपल बनने वाले हैं। टू फोर्सेस मस्ट एग्जिस्ट। अगर आपको कभी भी कपल बनाना है ना, तो 2 फोर्सेस निश्चित रूप से रहने चाहिए। दूसरा क्या है? मैग्नीट्यूड जो है ना दोनों फोर्सेस का सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। बिल्कुल सही जवाब दिया है लोगों ने, मस्ट बी सेम। और तीसरा सबसे शानदार कंडीशन क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए। मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ फोर्स मस्ट बी अपोजिट, अपोजिट। और जब आप अपोजिट बोलते हो ना, तो अपोजिट बहुत तरीके से हो सकता है। मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड करता हूं कि अपोजिट भी होने चाहिए और पैरेलल भी होने चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग इसको एंटी पैरेलल समझते हैं, पर हमें पता चल रहा है कि जब मैं अपोजिट बोलता हूं और पैरेलल बोलता हूं, इसका मतलब ये एंटी पैरेलल ही है। अब देखो, इस दोनों के बीच में ना कोई आपके पास डिस्टेंस होने वाला है। लेट सपोज करिए कि मैंने बोला कि हमारे पास एक डिस्टेंस है डी, तो मैंने बोला कि जो कपल होने वाला है ना, ये कपल होने वाला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। बहुत ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा है। हमने बोला है कि कपल का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप मुझे बताइएगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? डी। इसका मतलब क्या है कि इस कपल का मैग्नीट्यूड है एफ इंटू डी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, 5 मिनट में पूरी स्टोरी बदल दूंगा मैं, ठीक है? एक बच्चा सवाल करता है कि सर जी मेरे को मैग्नीट्यूड तो पता चल गया है, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन? इसका डायरेक्शन कैसा होने वाला है? एफ इंटू डी का डायरेक्शन कैसा होने वाला है? क्या मुझे कोई भी बच्चा बता सकता है? और आप देखिए, कभी भी अगर कपल बनता है ना, तो कैसे बनता है देखिएगा। इसका जो हेड है ना, इसका जो, बिल्कुल सही बात, इसका जो हेड है ना, और ये इस वाले का टेल है, तो हेड से टेल को मिला दीजिए। और जब आप हेड से टेल को मिलाएंगे ना, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि हम तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यस। इसीलिए इसका जो मैग्नीट्यूड तो है एफ इंटू डी, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है ना, वो क्लॉकवाइज होने वाला है। क्या आप सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब थोड़ा सा और आप मुझे बताइए ना। चलिए, मैंने बोला कि हमारे पास ये है 20 न्यूटन और हमारे पास ये वाला है 20 न्यूटन। चलिए जल्दी से बताइए इसका कपल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो है 2 मीटर का। जल्दी बता दीजिए
व्हाट इज द कपल मैग्नीट्यूड? बहुत ही सिंपल सवाल मैंने आपसे पूछ लिया है, बहुत ही सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछ लिया है, इसका कपल कितना होने वाला है? प्लीज टेल मी माय डियर फ्रेंड। राधिका ने जवाब दिया है। अब देखो आप लोग जवाब देते रहो, वरना मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा। नो कपल, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कपल आपके पास 0 हो जाने वाला है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि भाई साहब कपल तब होता है जब आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों के दोनों पैरेलल नहीं थे, और अगर पैरेलल नहीं थे तो काम नहीं बनेगा। अगर मैं अपने सवाल को बदलूं, अब आप लोग बता सकते हो कि अगर ये 20 न्यूटन है और अगर मैं इधर लगा देता 20 न्यूटन, तब जाके हमारे पास इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो अब आप कपल बता सकते हो, बताइए कितना हो जाएगा? आपने बोला बड़ा ही आसान है, 20 इंटू 2, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है, याद रखिएगा। मतलब हो जाएगा 40। और इसका डायरेक्शन बताइए मुझे जल्दी से, व्हाट इज द डायरेक्शन? इसके हेड से इसके टेल को मिला दीजिए, मतलब क्लॉकवाइज। ये सर नो बोलिए, क्या आप लोग ये निकाल सकते हो क्या? आपने बोला बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट आपको सिंपल देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जाम में ये कभी नहीं पूछता है 40 न्यूटन क्लॉकवाइज। एग्जाम में क्या पूछता है मैं आपको बताता हूं, और बहुत ध्यान से समझिएगा, तब जाके आपको क्लियर होगी चीजें। क्योंकि आपको लगता है कि आपको आता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस। मैंने बोला कि ये हमारे पास कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए, ये देखिए मैं क्या बना रहा हूं, उसको फील कर लीजिएगा आप लोग। ये देखिए, क्योंकि ये पीछे है इसलिए डॉट 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 से बना रहा हूं। अब मुझे सबसे पहले सोच के बताइएगा कि मैं इसमें ना डायरेक्शन की बात करता हूं। तो मैंने बोला कि ये वाला जो है ना वो एक्स एक्सिस है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन आपके पास है। मैंने बोला कि ये वाला जो है ना वो आपके पास वाई डायरेक्शन है, सही है क्या? और मैंने बोला कि ये वाला जो आपके पास है ना वो आपके पास जेड डायरेक्शन है। अब जो मैं आपसे पूछूंगा ना, वो मैं आपसे पूछने चाहूंगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैं भी डॉट डॉट कर रहा हूं, एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो आपके पास एक प्लेन है, इस वाले प्लेन का नाम क्या होगा? कौन बताएगा मुझको? ये वाले प्लेन का नाम क्या होगा? तो आप इसको क्या बोलने वाले हो? जल्दी से रिप्लाई करें मुझे। हमने 3 डायरेक्शन बना दिए हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। सबको समझ आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। यस, वाई जेड प्लेन, किसी ने बोला एक्स जेड प्लेन। अरे बहुत आसान है, देखो कि किससे बना हुआ है। एक ये वाला आपके पास, ये पूरा जो मैंने डॉट किया है ये वाला वाई है, वाई एक्सिस है, और ये वाला जेड एक्सिस है। इसका मतलब कि ये जो है ना आपके पास वाई जेड प्लेन है। समझ आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। और ये अगर मैं ऊपर वाला बात करूं, मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आप लोग समझिएगा जरूर, लेकिन ये टॉप वाला पार्ट है, ये बिल्कुल टॉप वाला पार्ट है। ये पार्ट को देखोगे तो देखो, एक तो ये इसमें एक्स वाला आ रहा है लाइन, और ये एक आपके पास ना जेड वाला लाइन आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ना वो एक्स जेड प्लेन आपके पास होने वाला है। बहुत बढ़िया। प्लेन जब भी आएगा उसमें 2 लेटर आएंगे, और एक सामने वाला, बिल्कुल सामने वाला जो फ्रंट वाला है ना, जो सामने से दिख रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये सामने वाले को क्या बोलेंगे? एक तो वाई वाला है और एक तो एक्स वाला है, इसलिए इस वाले प्लेन का नाम होने वाला है एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब लोगों ने बोला सर जी ये तो आसान है, मतलब कि आपको सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि प्लेन कैसे डिसाइड करते हैं। सर जी बहुत बढ़िया। अब समझिएगा कि अगर आप समझो कि ये वाले प्लेन को आपने वाईजेड प्लेन बोला है, तो ये एक्स फेस होने वाला है। क्या होने वाला है? एक्स फेस। याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आप खड़े हैं वही वाला चेहरा आपको दिखेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूरा का पूरा आपके पास एक आईना है, ये मिरर है, और मिरर एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्स फेस। एक और तरीका बताता हूं कि अगर वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई जेड में से कौन सा बच गया है? एक्स, इसलिए एक्स फेस हो जाएगा। क्या आप बता सकते हो ये वाले को क्या बोलेंगे? हाँ सर जी, ये वाई फेस होने वाला है। और मैं आपको बताऊं, एक्स फेस बोलो चाहे एक्स क्रॉस सेक्शन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या बोल सकते हो? वाई क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हो। और ये वाला क्या होगा? सामने वाला प्लेन। देखो ये वाला, ये जो सामने से दिख रहा है ये वाला प्लेन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए जल्दी से। इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा? कम ऑन एवरीबॉडी टेल मी। ये सामने वाला फेस को क्या बोलेंगे? जेड फेस। जेड फेस, क्लियर है क्या? या आप इसको क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हो, क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हो। लोगों ने बोला बड़ा मजा आ रहा है, बट माय डियर फ्रेंड, इसी फिगर को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि मैं एक और चीज आपको यहाँ पे दिखा सकता हूं। आप मुझे बताने का कष्ट करें कि भाई साहब ये सब तो मेरे को बड़ा मजा दे रहा है, बड़ा मजा दे रहा है, लेकिन
आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो ठीक सामने है, बिल्कुल ठीक सामने वाले प्लेन को क्या बोलेंगे? सर जी प्लेन को क्या बोलेंगे? अभी तो आपने पढ़ाया है एक्स वाई प्लेन। नहीं, इस वाले प्लेन का एक नाम है जो आज के बाद आपको पूरे ईमानदारी से याद करना होगा। क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? सामने वाले प्लेन को क्या बोलते हैं? जो चीज आपको ठीक से, यस बिल्कुल, ध्रुविल ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल प्लेन। ऐसा प्लेन जो सीधा सीधा खड़ा है, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। और आज से इसको मैं वीपी बोलूंगा, वर्टिकल प्लेन। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये जो टॉप वाला प्लेन है, क्योंकि अगर आप सॉम समझना चाहते हैं ना तो आपको जीरो चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। ये देखिएगा, अगर आप टॉप वाले प्लेट की बात करेंगे तो बताओ उसको क्या बोलेंगे? क्या वो हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? यस सर जी, इसलिए इसको हम लोग बोलने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। बहुत ही बढ़िया, सुंदर, अद्भुत, मजा आ रहा है, सही है क्या? लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो साइड में है ना, इसको क्या बोलेंगे? आप बोलोगे साइड प्लेन। हाँ बोल सकते हैं साइड प्लेन, लेकिन इसका एक प्यारा सा टेक्निकल टर्म नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोफाइल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन। क्या आपको पता चल रहा है क्या? एवरीबॉडी टेल मी कि भाई साहब ये जो तीन प्लेन हमने बनाए हैं ना, वो तीनों प्लेन का नाम क्या है? एक का नाम हो गया है वर्टिकल प्लेन, एक का नाम हो गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक का नाम हो गया है प्रोफाइल प्लेन। यू आर लाइक अरे सर ये तो मेरे को आता है। नो, इट विल बी डिसाइडेड आफ्टर सम टाइम whenever I am going to ask you some question and how you are going to answer those question, whether you are able to answer that question properly or not, that will decide ki whether you are able to understand the vertical plane, profile plane और horizontal plane clearly or not। ठीक है, तो आपको अभी नहीं पता चलेगा कि आप समझे कि नहीं समझे। जब मैं आपको अभी सवाल दूंगा ना तब आपको पता चलेगा कि आप समझे हैं कि नहीं समझे। अच्छा, अगर मैं आपसे छोटा सा सवाल और पूछ ही लेता हूं कि चलो अभी सारी बातें हो गई, ये जो जिस प्लेन को अभी मैं हैच करने जा रहा हूं उस प्लेन के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूं। सब लोग मुझे रिप्लाई करेंगे ये कौन सा प्लेन को मैंने अभी हैच करा है, बोलो जल्दी से। ये जिस प्लेन को अभी मैं हैच कर रहा हूं वो प्लेन का नाम क्या होने वाला है? बोलो रे बाबा, ऐसा क्यों करते रे बाबा तुम लोग, बोलो रे बाबा। शाबाश, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई साहब जो ये वाला प्लेन होगा ना वही वाला प्लेन ये भी होगा, और इस प्लेन का भी नाम होने वाला है प्रोफाइल प्लेन, क्योंकि सामना सामनी है ना, तो कोई दिक्कत की बात आपके सामने में नहीं है। तो होप कि मेरे ख्याल से आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि प्रोफाइल प्लेन का क्या मतलब है, वर्टिकल प्लेन का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्या मतलब है। और ये सारा बेसिक्स कंसेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रट के रह जाओगे, आपको कभी सॉम समझ नहीं आएगा, ठीक है क्या? इसलिए आपको समझना पड़ेगा। चलिए, अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि हमारे पास ना एक ऐसा फोर्स है, ऐसा देखिएगा, और हमारे पास एक ऐसा फोर्स है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको, ये क्वेश्चन मैंने पूछा है एफ और एफ, और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो मैंने बोल दिया है डी। मेरे को बताना है कि कपल क्या होगा, और कपल मैं आपको बताता हूं कि एफ इंटू डी होगा और क्लॉकवाइज होगा, ये भी मेरे को पता है। बट सर जी अब पूछना क्या चाहते हो? दो ही तो सवाल बन रहे थे, दोनों आपने बता दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जो कपल है ना किस प्लेन में बन रहा होगा। कम ऑन, ट्राई टू स्टार्ट रिप्लाइंग। चलिए जल्दी से स्टार्ट करिए रिप्लाई करना कि ये जो कपल है ना कहाँ पे बन रहा होगा। राठौर साहब ने बहुत तेज जवाब दिया है कि पहले का जवाब है, मुझे नहीं पता। ओके, पहले का जवाब है। ओके, जयराज साहब ने जवाब दिया है कि वर्टिकल प्लेन होगा। आप रिप्लाई करेंगे, मुझे आइडिया आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर थिंकिंग एंड व्हाट इज योर लेवल। चलिए, उज्जवल साहब ने जवाब दिया है वर्टिकल प्लेन, कोणार्क साहब ने जवाब दिया वर्टिकल प्लेन। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? कुछ तो बोलो ना, कहो ना कहो ना, कुछ कहो ना। शाबाश, सारे लोगों ने वर्टिकल प्लेन जवाब दिया है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही हैं, ये वर्टिकल प्लेन में ही बन रहा है। सर जी ये कैसे है, आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला? हर चीज का फील दे रहा हूं, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि एक बार बेसिक्स आ गया ना तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। डोंट वरी, सब्जेक्ट का सिलेबस का चिंता मत करिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले एक फोर्स यहां था, दूसरा फोर्स यहां था। देखो कपल ऐसा बना होगा, ऐसा बना होगा, और ये कपल तो सामने से देखो, सामने से देखो, ये कुछ ऐसा कहानी था, ऐसा कहानी था, ऐसा कहानी था, ऐसा कहानी था। सामने से दो फोर्स लग रहे थे और कपल कैसा बना था? वी 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 वी। और ये जो कपल है आपको कहाँ दिख रहा है? सामने वाले प्लेन में दिख रहा है, सामने वाले प्लेन में दिख रहा है। लोगों ने बोला सर जी मजा आ रहा है। अगला सवाल का जवाब दीजिएगा मेरे को, अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। मैंने बोला कि एक हमने फोर्स एफ ऐसे लगा दिया
और दूसरा फोर्स F ऐसे लगा दिया, और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने सेम रखा है D। बताइए, हमने पता है कि इस कपल का जो मैग्नीट्यूड है वो F इंटू डी होने वाला है, और ये क्लॉकवाइज होने वाला है। चलो प्लेन बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ प्लेन। शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रोफाइल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, सब लोगों ने सही जवाब दिया है। मुकुल परमार साहब वर्टिकल प्लेन कैसे हो जाएगा यार, गजब गजब जवाब दे रहे हो सब लोग। जील कुमार पटेल हॉरिजॉन्टल प्लेन, बाकी लोग जवाब दीजिए। अरे आई एम वेटिंग वेटिंग वेटिंग, आई एम वेटिंग, बताइए जल्दी से किस सेम है वर्टिकल प्लेन, क्या बात है। और इसका सही जवाब है वर्टिकल प्लेन। हो गया ना, दूसरे सवाल में ही आधे लोग के तोते उड़ गए हैं भाई साहब, इसलिए मैं बताता हूं कि जो लगता है वो होता नहीं है। अरे ये भी वर्टिकल प्लेन में ही तो है ना, क्या बात करते हो, सही बात बता रहा हूं मैं तुमको, वर्टिकल प्लेन में ही तो है। फील करो, इसलिए मैं हर बात को बना के दिखा रहा हूं। ये डायरेक्टली ये सवाल नहीं आएंगे, सच बता रहा हूं, लेकिन इससे रिलेटेड जो सारी चीजें पढ़ने वाले हो ना, वो समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी। एक ऐसा था, दूसरा ऐसा था। आप बताओ कि ये कहां से आपको दिख रहा है, हाँ ये कहां से आपको दिख रहा है, ऐसे तो दिख रहा है वी वी, ये कुछ ऐसा कहानी था, देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसा कहानी था, देखो देखो, ये कुछ ऐसा कहानी था। और कपल कैसा बनेगा, वी 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 वी, ये क्या था, वर्टिकल प्लेन। इसलिए रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। थर्ड सवाल, जल्दी चमकना चाहिए, जल्दी से चमकना चाहिए। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक छोटा सवाल और पूछता हूं, ठीक है क्या, कि एक ऐसा सवाल है आपके पास, ऐसा ट्वी ट्वी, ये एफ है और ये एफ है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको मैंने बोल दिया है डी। अच्छा एक और बात, कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये टेढ़ा बना दिया सर ने, टेढ़ा नहीं है, ये कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से, ये फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ फोर्स गया है, और फील फील एवरीबॉडी फील, ये फोर्स अंदर की तरफ है, और ये यहाँ पे कुछ ऐसा है, और एक फोर्स आपके बाहर की तरफ लग रहा है। क्या सब लोग को फील आ रहा है क्या, देखो, क्या सब लोग को फील आ रहा है क्या जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए सब लोग देखिए, एवरीबॉडी टेल मी। एक फोर्स अंदर गया है, एक फोर्स इसके बाहर गया है, दिस इज द थिंग। चलिए मैं फिर से बताना चाहता हूं कि इसमें कपल जो बनेगा ना, वो एफ इंटू डी बनेगा। आप बताइए किस प्लेन में बनेगा, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, बिल्कुल सही जवाब है, ये बनेगा साइड में, प्रोफाइल प्लेन में बनेगा, यही तो समझना था। तो ऐसा था, और आप हाथ घुमाओ, हाथ घुमाओ, वी वी, और सामने वाले, ये देखो सुदर्शन चक्र ऐसे चल रहा है, तुमको सामने से एक लाइन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, लाइन दिख रहा होगा, ये देखो, डायग्राम पे ये रहा आपके सामने में। माय डियर फ्रेंड, प्लीज प्लीज, मैं मान रहा हूं कि आपके मैं बेसिक्स ठीक कर रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप समझ लीजिए, बाकी तो आप सब कुछ उड़ जाएगा। देखो ये एक डायग्राम था, ये एक आपने इधर लगा दिया था फोर्स, और एक आपने फोर्स, ऐसा बनेगा, कपल बनेगा कि नहीं बनेगा, एवरीबॉडी क्लियर क्या, आपके पास कपल ऐसा बनेगा। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं दो बातें और कर लेता हूं, कि अगर कभी भी आपके पास ना किसी ने ऐसा फोर्स बना दिया ना, इसका मतलब है कि ये कैसा फोर्स है, इनवर्ड फोर्स है, इसका मतलब होता है कि ये इनवर्ड फोर्स है। और अगर कभी किसी ने ऐसा, ये आउटवर्ड फोर्स है, क्लियर है क्या। अब आप आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि मैंने एक ऐसा ऐसा डायग्राम बना दिया, ऐसा हमारे पास, इसका मतलब पता है क्या है, इसको आप फील करो, सब लोग अपने हाथ पे कलम निकाल के रखो, ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स है क्या, हाँ जी बिल्कुल, एफ फोर्स है। पर इसको फोर्स के जैसा दिखाया नहीं है, क्योंकि दिखेगा नहीं है, कैसे फोर्स है, देखो सिंपल ऐसा फोर्स है, देखो सामने से ऐसा, अभी टेढ़ा कर रहा हूं ऐसे सामने से, ये देखो, ये देखो सामने सामने, लेकिन ये अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने डॉट मारा है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, एक फोर्स नीचे भी है, लेकिन ये वाला अंदर घुस गया है, ये कैसा होगा आप बता सकते हो क्या, यस, ये ऐसा और ये ऐसा, ध्यान से देखो, ये होगा ऐसा कहानी भाई साहब। चलो जल्दी से बताओ किस प्लेन में बन रहा होगा, अगर आपने ये बता दिया ना, आप पास हो गए, पप्पू पास हो जाएगा इसके बाद। बताइए ये वाला जो कपल है ना, किस प्लेन में बन रहा होगा। ओ माय गॉड, एवरीबॉडी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू गिव द आंसर, बिल्कुल सही बात है, दिस इज इन द प्रोफाइल प्लेन, बहुत सही जवाब है, ये भी प्रोफाइल प्लेन में बनेगा। अगर इसका स्कीमेटिक डायग्राम आप बनाते ना, तो ये कुछ ऐसा बनता, ये बाहर की तरफ निकलता और ये अंदर की तरफ घुसता।
इस सबको परपेंडिकुलर मानना, ये भी एफ फोर्स है और ये भी एफ फोर्स है और ये डी डिस्टेंस अगर आपको मानना है तो मान लीजिए। चलिए, तो क्या आपको मैं समझ जाऊं कि आपको आ गया है? बोलिए जल्दी से, क्या मैं मानूं कि आपको आ गया है? सब लोग बताओ रे बाबा, क्या आपको कपल का प्लेन निकालने आ गया है क्या? चलो लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, फिर मुझे पता होती, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कुछ ऐसा कैसा 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 दो सवाल मैं आप लोगों को। चलो ऐसा देता हूं, ये हमारा डिस्टेंस है और ये वाला हमारे पास एक फोर्स है और ये वाला मेरे पास कुछ ऐसा है। चलिए जल्दी से बता दीजिए किस प्लेन में जाएगा। ये भी एफ है और ये भी एफ है। फील करें और जवाब दीजिए किस प्लेन में कपल बनेगा, क्योंकि कपल हमको पता चल रहा है कि एफ इंटू डी होगा, बट आप मुझे बता दीजिए कैसा होगा, कौन से प्लेन में होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखो ये एक कलम अंदर घुस गया है और दूसरा कलम बाहर निकल गया है, और ये कैसे जाएगा? सही है क्या? तो दिस इज द मैजिक, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चला जाएगा। दिस इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो क्या आज के बाद गलती करोगे क्या? कभी कोई बोलेगा कि कौन सा कपल कहां बन रहा है, आपको आना चाहिए और मजेदार तरीके से आना चाहिए। एवरीबडी प्लीज रिप्लाई, क्या सब कुछ समझ में आ गया है आप लोग को? तो हम आगे की बात करेंगे। क्विकली टेल मी, क्विकली टेल मी, क्लियर है क्या? यस सर, ओके गाइस, ओके गाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए अभी आप लोगों को क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे लोड के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोड के बारे में बात कर रहे थे, और हमने लोड के बारे में थोड़ा जानकारी लिया। लोड को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं लोड को। क्लासिफिकेशन जो हम लोड का आपको देने जा रहे हैं ना, वो क्लासिफिकेशन क्या है? लोड दो तरीके के होते हैं जनरली, और ये जो लोड मैं आपको क्लासिफाई कर रहा हूं ना, ये लोड क्या है? ये लोड है विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड। क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड, कि लोड का डायरेक्शन क्या है। लोड को दो तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। पहले लोड को बोलते हैं नॉर्मल लोड। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लोड। और दूसरा लोड को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं शियर लोड। क्या बोला? पहले लोड को बोलते हैं नॉर्मल लोड, दूसरे लोड को हम लोग क्या बोलते हैं? शियर लोड, शियर लोड। क्लियर है क्या? अब समझिएगा कि नॉर्मल लोड भी दो तरीके का होता है। नॉर्मल लोड जो होता है ना, वो भी दो तरीके का होता है, और एक लोड का नाम पड़ेगा एक्सियल लोड। क्या पड़ेगा उसका नाम? एक्सियल लोड। और दूसरे लोड का नाम पड़ेगा इसेंट्रिक एक्सियल लोड। समझ आ रहा है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। और उसके बाद आप समझिए शियर लोड भी दो तरीके का होता है। एक लोड का नाम है टीएसएल। क्या नाम है? टीएसएल। और एक लोड का नाम है ईटीएसएल। टीएसएल का क्या मतलब होता है सर जी? टीएसएल का मतलब होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स शियर लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड। और ईटीएसएल का क्या मतलब होता है? इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। आप लोगों को समझ में आया क्या? सर जी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सर जी हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लोड कैसा है? अरे मैं हूं, सब पता चलेगा। मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपके सामने में और आपको सब पता चलेगा। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं ताकि विजुअल पावर अच्छा हो यहाँ पे। और ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, ये रहा आपके पास एक डायग्राम। और अगर बहुत और मजा लेना है तो ये ले लो मजा, डायग्राम को और सुंदर कर देता हूं मैं। ये लो भाई साहब, ये लो भाई साहब, ये रहा आपका डायग्राम। दिस इज द डायग्राम। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहानी है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपको एक छोटा सा बीम बना के दूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं बोलता हूं कि इसको डिस्कशन में थोड़ा बाद में करता हूं। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा आपसे कि मैंने बोला कि हमारे पास ना एक इस तरीके का बीम है, ये इस तरीके का हमारे पास एक बीम है। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम? व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम? ऑप्शन मैं दे रहा हूं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। बी, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का है। सी ऑप्शन है मे बी ए एंड बी, मे बी ए और बी। और डी ऑप्शन है ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर है। और ई ऑप्शन है नोटा। चलिए जवाब दीजिए, मुझे जानना है कि आपका कितना अच्छा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। सी, वाओ ग्रेट। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ई ओके।
बी, सी, 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 क्या बात है यार, ग्रेट ग्रेट, सी सी सी, सी सी सी, ई, वाओ, मुकुल, मुकुल इज ग्रेट, आई थिंक सो। आज के आज का जो भी सेशन रहा उसमें मुकुल ही है शो स्टॉपर। सुमिता रेज हैंड, सुमिता बोलना चाहती है, पूछिए कुछ, अगर बोलना चाहती है तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर ऐसे ही हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सही जवाब है ई, सही जवाब है ई, कैन नॉट से अंटिल वी डोंट हैव प्लेन व्यू, क्या बात है। पर ये बात तो पहले सोचना चाहिए था ना, ये बात तो पहले सोचना चाहिए था। पता है ये बहुत बड़ा जोक हो गया, ये सवाल ही गलत है, क्यों? क्योंकि अच्छा गजब बात करते हो यार, सामने से कैसे कोई बता सकता है? आपको पता है थोड़ी देर पहले अगर मैंने एक डायग्राम बनाया था, डायग्राम के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ऊपर वाले डायग्राम में, जस्ट गिव मी ए मोमेंट और अलाउ मी ए मोमेंट, जस्ट 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 जस्ट, ये देखिए, अगर मैं बोलूं ना तो ये सामने वाले को आपने क्या बोला था, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन को आपको पता है कि आपने फ्रंट व्यू भी बोलना है, क्या बोलना है, फ्रंट व्यू भी बोलते हैं। और ये जो प्लेन है आपके पास, इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आपने बोला था प्रोफाइल प्लेन, दिस इज प्रोफाइल प्लेन। और इसको आप लोग क्या बोलते हो, साइड व्यू, साइड व्यू बोलते हैं ना। और इसको आप लोग क्या बोलते हो, टॉप व्यू, टॉप व्यू, टॉप व्यू, टॉप व्यू। माय डियर फ्रेंड, इसी को हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, मेरे को एक बात कहनी है आपसे, कि कभी भी किसी भी चीज का क्रॉस सेक्शन जो है ना, इधर से पता चलता है। ये देखो, ये रही मेरी प्यारी प्यारी आंखें, ये रही मेरी प्यारी प्यारी आंखें, अगर आपकी आंखें इस तरफ हुई ना, तभी जाके आप बता पाओगे कि भैया किसी भी बॉडी का क्रॉस सेक्शन कैसा है। एक बच्चा बोलता है क्रॉस सेक्शन होता क्या है ससुरा, हमको पहले ये बताइए आप, ठीक है क्या? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन, ठीक है क्या? ये क्रॉस सेक्शन होता क्या है? क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर आप किसी को नहीं पता है, एकदम मैंने बोला ना आज जीरो चैप्टर चालू है, छोटे छोटे डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाएं, फिर हम आगे की बात करेंगे बहुत मजे से। क्रॉस सेक्शन का मतलब पता है, जानते हैं क्या? कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक ऐसा बीम बना दिया है, इस तरीके का बीम बना दिया है आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप समझ सकें। तो आप एक बात समझने का प्रयास करिए, क्या समझने का प्रयास करें? कि किसी भी बीम में ना एक लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस होता है, ये आपको पता है ना? हाँ हाँ हाँ, ये तो हमको बिल्कुल पता है। और वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कैसा होगा? अलोंग द लॉन्गिट्यूड जा रहा होगा, देखो ध्यान से, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है। तो मैं क्या करूं, आपको कभी भी किसी भी चीज का क्रॉस सेक्शन चाहिए ना, आपको क्या करना है मैं बताता हूं, कट द बॉडी परपेंडिकुलर टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। क्या बोला मैंने? इफ यू वांट टू गेट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, कट द बॉडी, कट द बॉडी, कट द बॉडी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। ये कैसे होगा? कुछ नहीं, ये बॉडी है ना, आप बताओ, अगर मैं सामने से आपको बताऊं, फील करना, ध्यान से समझियो, अगर मैं बोलूं कि ये बॉडी का क्रॉस सेक्शन कैसा है, जल्दी बताओ, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी? आधा लोग बोलेंगे सर्कुलर, सर्कुलर है सर जी, बहुत मजा आ रहा है मेरे को ना, बहुत मजा आ रहा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी इज सर्कुलर। तुमको कैसे पता चला? सर दिख तो रहा है। अच्छा, तुमने ऐसे करके देखा होगा, मुझे पता है, वरना सामने वाले को तो सिर्फ और सिर्फ ना एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा यहां से, सामने वाले को तो पूरा ये गोल दिख भी नहीं रहा होगा। आपके लिए तो सिंपल एक क्या है, एक सिंपल रेक्टेंगल दिख रहा होगा, सही है कि नहीं सही है? यस। पर अगर आपको ये सर्कुलर दिख रहा है ना, तो आपको ऐसे पीछे से देखना पड़ेगा, अच्छा इधर आके देखना पड़ेगा, अच्छा भाई साहब ये तो गोल दिख रहा है, इसका मतलब ये सर्कुलर है। मतलब कि जब तक आप ना साइड व्यू नहीं देखोगे ना, तब तक आपको क्रॉस सेक्शन पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी बॉडी का क्रॉस सेक्शन चाहिए ना, उसको कट करिए परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और देखिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया, तो ये बॉडी ऐसा कटेगा, देखिएगा इस तरीके से कटेगा, इस तरीके से कटेगा। और कट करना चाहते हो क्या? हाँ सर जी कट करो, और हमने बॉडी को कट कर दिया। और कट करना चाहते हो क्या? यस सर जी, कट करो रे बाबा, कट करो रे बाबा, कट करो बाबा। और अब ध्यान से देखोगे, मैं ना उसको डॉट डॉट कर रहा हूं, ताकि एग्जैक्टली में क्रॉस सेक्शन विजिबल किया जा सके। दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज, छोटी छोटी बातें कभी भी आपको ना गलत नहीं होनी चाहिए, वरना अगर किसी इंटरव्यू में आपके 70 नंबर है 80 में से, और क्रॉस सेक्शन का डेफिनेशन ना बता पाओगे ना, तो समझ जाएगा कि कैसे लाया है नंबर ये। दिस इज द क्रॉस सेक्शन। इसलिए माय डियर फ्रेंड, ये सारे के सारे क्रॉस सेक्शन है। एक बच्चा सवाल पूछ सकता है कि एक बॉडी में कितने क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं? इनफाइनाइट, जितना मन है उतना क्रॉस सेक्शन निकाल लो तुम। इसलिए आप बोलेगे सर नहीं सर जी, पर ये जो आपने ये वाला सवाल दिया है, आप कुछ भी बोलो सर जी, लेकिन ये वाला क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर तो कभी नहीं हो सकता है, मैं सच बता रहा हूं नहीं हो सकता। अभी बना के दिखाता हूं, रुको, ऐसे कैसे बोल दिया कि नहीं हो सकता है ट्रायंगुलर, रुको,
रुको रे बाबा, रुको रे बाबा, रुको रे बाबा, ये देखो हो गया ना, बताओ। अब इसको काटोगे ना, बीच से काटो, तुमको पता चल जाएगा। बीच से काटिए, ये लो, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। तो सामने देख के किसी को पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी का क्रॉस सेक्शन कैसा है, क्योंकि साइड वाले को ही पता चलेगा कि व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। इसलिए ये ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए जब मैं कभी आपके जीवन में ना राहु केतु बन के ऐसा डायग्राम बनाऊंगा ना, तो ये मत बोल देना सर जी इसका एरिया पाई बाई 4d स्क्वायर कैसे लिखा आपने। समझ आ रहा है क्या? अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं और इसका एरिया मैंने पाई बाई 4d स्क्वायर लिखा, तो चौक मत जाना कि टाइड की सफेदी यहां पे कैसे आ गई है। आई एम गोइंग टू राइट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है तुमको कैसे पता चला? मैं तो इसको सर्कल मान रहा हूं, इसलिए मैं वहां पे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर लिख रहा हूं। तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया है कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता है। इज एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? यस और नो, प्लीज रिप्लाई। क्या आज के बाद क्रॉस सेक्शन पहचान लेंगे क्या? क्या आप लोग आज के बाद क्रॉस सेक्शन को पहचान लेंगे ना जी? चलिए, सब लोगों ने बोला कि सर जी आप चिंता मत करें, हमें पूरा भरोसा है। किस पे? आप पे। अरे नहीं नहीं, खुद पे। मेरे पे भरोसा नहीं करना है, खुद पे, कि आपको आना चाहिए क्रॉस सेक्शन कैसे डिफाइंड होता है। चलिए, अभी मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना दिया है, तो अब कोई बता सकता है कि क्रॉस सेक्शन कैसा है? हाँ, पूरा बॉडी बना हुआ है, तो अब मुझे पता है कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आपके पास है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, और बहुत ही प्यार से कहना चाहता हूं, कि ये बॉडी का लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, और ये बॉडी का लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। बहुत बार इसको सेंट्रोइडल एक्सिस भी बोला जाता है, तो आप चिंता मत करिएगा। इसका नाम क्या है? दिस इज नोन एज द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, या आप अगर इसको लॉन्गिट्यूडनल प्रोनाउंस करते हैं तो मुझे दिक्कत नहीं है, या कभी कभी इसको लोग सेंट्रोइडल एक्सिस भी बोल देते हैं। अलोंग द सेंटर जा रहा है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रोइडल एक्सिस इसको बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, मैं ब्लैक कलर ले लूं क्या? नहीं, ये कलर लेता हूं। ये सामने वाला हमारा क्रॉस सेक्शन है, दिस इज माय क्रॉस सेक्शन, और हमको पता है कि इस बॉडी में बहुत सारे क्रॉस सेक्शन हमारे पास होने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने एक ऐसा फोर्स बना दिया, आप बताइए, ये पी फोर्स, अब मैंने एक ऐसा फोर्स बना दिया पी फोर्स, हमने एक ऐसा फोर्स बना दिया पी फोर्स, आप बता पाएंगे क्या कि ये सारे के सारे फोर्सेस कैसे हैं? यस, ऑल द फोर्सेस आर नॉर्मल फोर्सेस। आपको पता चल रहा है क्या? ये सारे, फिर एक्सेल फोर्सेस आपने बोला, गलत बोला, मैंने नहीं बोला एक्सेल फोर्सेस है, ये सारे के सारे नॉर्मल फोर्सेस हैं। छोटी छोटी बात गलती नहीं करनी है, ऑल द फोर्सेस आर नॉर्मल फोर्स। क्या आप बात करते हो पांडे जी? यस, क्यों? क्योंकि अगर आप ए वाले पॉइंट को देखोगे ना, तो ये नॉर्मल फोर्स है, ये क्या है? ये भी नॉर्मल फोर्स है, और ये क्या है? ये भी नॉर्मल फोर्स है। तो सर जी नॉर्मल फोर्स का डिफिनीशन क्या होता है? नॉर्मल फोर्स का मतलब, या सॉरी, फोर्स मत बोलिएगा, लोड बोलिएगा। नॉर्मल लोड का क्या मतलब होता है? नॉर्मल लोड का मतलब होता है लोड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, लोड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। याद रखिए, बहुत बड़ा शब्द है ये, कि वैसा लोड जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाए, उस तरीके के लोड को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लोड, नॉर्मल लोड, नॉर्मल लोड। सही है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है ना? यस माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल सही है। मतलब कि जितने भी लोड यहाँ पे लग रहे हैं ना, ए पे, सारे के सारे कैसे हैं? और नाम थोड़ा बदल दीजिए, इसको ए बी बोल दीजिए, इसको एसी बोल दीजिए, पॉइंट को मैं बोल रहा हूं। ये सारे के सारे हमारे पास नॉर्मल लोड है। बट माय डियर फ्रेंड, इसमें एक ऐसा लोड है ना जो बहुत स्पेशल है, वीआईपी है। क्या है ये? वीआईपी है, वीआईपी है, वीआईपी है। क्रिकेटर बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत ही स्पेशल क्रिकेटर होता है, और वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। और भाई साहब, ये जो ए बी वाला लोड है ना, ये जो ए बी वाला लोड है ना, इसको बोलते हैं एक्सियल लोड। क्या बोलते हैं? एक्सियल लोड, एक्सियल लोड। इस एक्सियल लोड का मतलब क्या है? क्या? लोड व्हिच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, लोड व्हिच इज अलोंग द, व्हिच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, एक्सिस ऑफ द बॉडी। अब एक बच्चा सवाल कर सकता है कि सर जी जो एक्सियल लोड होगा और नॉर्मल लोड होगा कि नहीं? कहने की बात ही नहीं है भाई साहब, कहने की बात ही नहीं है। समझ आ रहा है? अगर आप इंजीनियर हो ना, तो 10th पास हो गए, इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं है। आपसे कभी कोई पूछता है क्या कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो क्या? तो जी हाँ। तो 10th भी पास किया है क्या आपने? क्या हाँ? कभी किसी ने ऐसा बाहियात सवाल आपसे पूछा है क्या? क्यों? क्योंकि भाई साहब, नॉर्मल लोड जो है ना, सबका बाप है, और नॉर्मल का बच्चा कौन है? एक्सियल। उसका एक अपना क्लासिफिकेशन है।
मतलब कि नॉर्मल लोड हमेशा परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन होगा, लेकिन एक्सियल लोड क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ द नॉर्मल लोड। बोलो रे बाबा, हाँ या ना? एक्सियल लोड इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द नॉर्मल लोड। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ नॉर्मल लोड। ये नॉर्मल लोड का एक स्पेशल टाइप है जो कि परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन होता है, लेकिन वो अलोंग द एक्सिस होता है भाई साहब। और अगर अलोंग द एक्सिस है, एक स्पेशल नॉर्मल लोड हो जाएगा एक्सियल लोड। इसलिए आज के बाद कोई बोलेगा कि क्या एक्सियल लोड नॉर्मल लोड है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोला है आपने। क्या ये नॉर्मल लोड है? जी हाँ, लेकिन एक स्पेशल नॉर्मल लोड है। क्या आप लोगों को पता चला है क्या कि भाई साहब नॉर्मल लोड और एक्सियल लोड में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही नॉर्मल है, लेकिन बहुत तरीके के नॉर्मल लोड हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई लोड एक्सिस के लॉन्ग है उसको एक्सियल लोड बोलेंगे। सर जी मजा तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा और एग्जांपल। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, मैं किस लिए हूं? आप बस लेक्चर सुनते चलिए, आपको सारे के सारे सवाल मैं बता दूंगा। जीपीएससी के जितने भी सवाल है ना, आप खुद ही दंदना दंदना के बनाओगे, आप चिंता मत करो, ठीक है क्या? लेटर सपोज करिए कि ये हमारे पास एक ऐसा, ये क्यों बना रहे हो? ताकि पता चले कि ये लोड है, क्योंकि वो रेसिस्ट करने वाला ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे, ठीक है क्या? चलिए, और मैंने बोला कि ये हमारा एक्सिस है, अभी पूरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस नहीं बना रहा हूं। और मैंने अभी आपको बोला है कि हमारे पास ये लोड है, ये ऐसा हमारे पास लोड है, आपके पास लग गया था ये। आप बताओ कि ये कैसा लोड है? कम ऑन एवरीबॉडी टेल मी, ये कैसा लोड है? एफ जो लोड आपके पास है वो कैसा है? और ये एकदम अलोंग द एक्सिस है, ये दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। कोई मुझे बता सकता है क्या कि एफ, तो एफ इज ए एक्सियल लोड और नॉट? क्या एफ एक्सियल लोड है क्या? नॉर्मल लोड है, यस नॉर्मल लोड है। दिस इज ए नॉर्मल लोड माय डियर फ्रेंड, दिस इज ए नॉर्मल लोड। पर सर जी नॉर्मल तो सब होते हैं ना, इसका कोई और नाम नहीं है क्या? है, इसका नाम है इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इसका क्या नाम है? इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इसेंट्रिक एक्सियल का क्या मतलब होता है कि द लोड which is perpendicular to the cross section, load which is perpendicular to the cross section but parallel to the longitudinal axis। my dear friend, this is a very beautiful point। क्या बोल सकते हैं इसेंट्रिक एक्सियल लोड के बारे में? कि लोड which is perpendicular to the cross section but always parallel to the, ये पैरेलल का हम ऐसे लिखता हूं, पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। कि ऐसा लोड जो परपेंडिकुलर तो हो क्रॉस सेक्शन के, लेकिन अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाए, पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाए। कैसा? कि अगर ये वाला लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है ना, तो ये वाला लोड ऐसा जा रहा है एकदम इसके पैरेलल, ये हो जाएगा इसेंट्रिक एक्सियल लोड। कि भाई साहब वो लोड ना एक्सिस के अलोंग तो नहीं लग रहा है, लेकिन उससे थोड़ा दूरी पे लग रहा है। और ये दूरी कितना है? स्मॉल ई। और इसी स्मॉल ई को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। और अब मेरे डिफिनीशन पे वापस चले जाओ, तुम लोग मेरे डिफिनीशन पे वापस जाओगे तो मैंने ऊपर में क्या लिख के दिया आपको पता चल जाएगा। देखो रे बाबा क्या लिखा था मैंने, आ जाओ। नॉर्मल लोड हो गए हैं पप्पा जी, दिस इज द पप्पा जी। और ये पप्पा जी के हो गए बच्चा जी, सन वन सन टू। लड़कियां गुस्सा मत हो जाइएगा, अरे सर जी आपने तो सन सन लिख दिया, डॉटर वन डॉटर टू तो लिखना चाहिए था ना, सीयर लोड में लिखेंगे, ठीक है ना? तो डोंट वरी अबाउट इट, आप लोगों का हक आपसे छीना नहीं जाएगा, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है? तो क्या आप सारे लोगों को पता चल गया है क्या कि नॉर्मल लोड क्या होता है, एक्सेल लोड क्या होता है, और इसेंट्रिक एक्सेल लोड क्या होता है? कम ऑन एवरीबॉडी, मैं दोबारा दोहराता हूं, चिल्लाओ सब लोग मेरे साथ। व्हाट इज नॉर्मल लोड? लोड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। बढ़िया बात है। ये एक्सेल लोड क्या होता है? लोड व्हिच इज नॉर्मल इन नेचर। एक्सेल लोड इज ए लोड which is normal in nature but that is always along the longitudinal axis। बहुत बढ़िया। और ये इसेंट्रिक एक्सेल लोड क्या हो जाएगा? इसेंट्रिक एक्सेल लोड इज ए काइंड ऑफ लोड which is normal to the cross sectional area but it is always parallel to the longitudinal axis। it is not along the longitudinal axis, it is parallel to the longitudinal axis। ये तीन बातें आप लोगों को क्लियर है क्या? तो जल्दी से ताली बजाइए और मुझे आगे बढ़ने पे मजबूर कर दीजिए, जल्दी भाई साहब। लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोड समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ लोड ही एक मेन विलन है जो आपको परेशान कर सकता है। दो ही लोग समझे क्या अभी तक? अरे बाकी लोग रिप्लाई तो करो भाई साहब, इज्जत तो बचाओ अपनी कम से कम।
चलिए, कुछ लोगों ने जवाब दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शियर लोड के बारे में। हर चीज का मैं अलग अलग व्यू बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन सा लोड कब लगने वाला है और कब नहीं लगने वाला है। जस्ट अलाउ मी ए मोमेंट। कर्सर नीचे आ जाओ भाई। जस्ट वेट वेट। कितना दूर चला गया भाई ऊपर? हाँ चलिए डन। चलिए अब हम बात करते हैं शियर लोड के बारे में। अब हम बात करते हैं शियर लोड। कलम चेंज करते हैं, लाल कलर ले लेते हैं, ठीक है क्या? रेड कलर, शियर लोड। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि शियर लोड कैसा है। अब आप सोचो नॉर्मल लोड कैसा होता है। द लोड विच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लोड विच इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। इसका पैरेलल मतलब होता है, ठीक है क्या? लोड विच इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। ऐसा लोड जो हमेशा क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होना, वो आपके पास हमेशा शियर लोड होगा। शियर लोड कैसे? जैसे देखो, मैं जो हूं ना वो क्रॉस सेक्शन हूं। मैं कैसा हूं? क्रॉस सेक्शन हूं। मेरे को देखते रहना तुम लोग। आई एम ए क्रॉस सेक्शन। तो ये कैसा लोड है? देख, मैं थोड़ा लैपटॉप आगे कर देता हूं ताकि आप लोगों को फील आ जाएगा देखने में। रुक जाइए, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखिए, ये मैं हूं और मैं क्रॉस सेक्शन हूं। तो देखो ये कैसा लोड है, सब लोग बताओ। नॉर्मल। ये कैसा लोड है? 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 नॉर्मल। और मान लो कि ये बिल्कुल सेंटर में हमारा एक्सिस है, तो ये कैसा लोड हो जाएगा? एक्सियल। ये कैसा हो जाएगा? इसेंट्रिक 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 एक्सियल। क्लियर है क्या? लेकिन अब मैं आपको लोड लगाता हूं, देखो, वी 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 बिल्कुल पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। मतलब क्रॉस सेक्शन को ना एकदम लेट के जा रहा है। ये क्या था? ऐसे चाकू चुभो रहा था। ये ऐसे गया, 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 ये ऐसे गया। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? एवरी लोड इज ए शियर लोड, क्योंकि सारे के सारे लोड जो है ना वो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है। यस और नो माय डियर फ्रेंड? टेल मी एवरीबॉडी। हाँ, मैं केकेआर का फैन हूं। अगर आप लोग आईपीएल में इंटरेस्टेड हो तो आई एम ए केकेआर फैन। सर जी आपकी टीम की तो हालत बहुत खराब है, तो तुम्हारी कौन सी अच्छी है? सीएसके और मुंबई वाले होंगे, और जो बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं वो आरसीबी वाले होंगे। खैर आरसीबी वाले का तो बात ही नहीं करता मैं भाई, छोड़ो आरसीबी वाले का क्या बात करना। उनकी एक अलग कहानी है। आने वाले 200 सालों तक उसको सपोर्ट करेंगे। जीतना तो उसको कभी है नहीं आरसीबी वाले को। उनके सपोर्टर भी बड़े डेंजर होते हैं। आखिरी सांस तक सर सपोर्ट करें आखिरी सांस तक सपोर्ट करेंगे आरसीबी को। उसका नाम भी लोगों ने हारसी भी रख दिया। जीतता ही नहीं कभी, मतलब कितना भी सपोर्ट करो उसको। चलिए, तो क्या शियर लोड समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए आपको मैं एक डायग्राम बना देता हूं और इसको मैं खत्म करता हूं जल्दी से। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ लोडिंग है उसको मैं खत्म कर देता हूं, तो चिंता मत करें। सर वी कैन बी से दैट नॉर्मल लोड इज इसेंट्रिक लोड, बट नॉट ऑलवेज। नॉर्मल लोड इज इसेंट्रिक लोड, नॉट ऑलवेज। क्यों? क्योंकि एक्सियल लोड इज ऑल्सो नॉर्मल लोड, बट दैट इज इसेंट्रिक? नो, बिकॉज इन केस ऑफ द एक्सियल लोड ना, it is a normal load, but in case of axial load eccentricity is 0. But in case of the eccentric axial load, that is also a normal load, but in that case eccentricity is there. तो अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि क्या नॉर्मल लोड का मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें इसेंट्रिक होगा? नो, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। चलिए, ये मैंने थोड़ा गंदा सा डायग्राम बना दिया है, लेकिन फिर भी आप फील करना चीजों को, ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ठीक है, ये मेरे पास एक ऐसा क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब आप मेरे को सोच के बताइए थोड़ा सा कि अगर मैं बोलूं कि यार ये ऐसा लोड आ गया, कैसा है? ये शियर लोड है। ये कैसा लोड है? ये शियर लोड है। ये कैसा लोड है? शियर लोड है। ये कैसा लोड है? शियर लोड है। ये कैसा लोड है? ये जितने भी लोड मैंने बनाए हैं ना, सारे के सारे आपके पास क्या है? शियर लोड है, शियर लोड है। तो सर जी मैं शियर लोड पहचान गया, लेकिन शियर लोड का भी ना दो बहुत ही खतरनाक क्लासिफिकेशन है, और उसको समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा ये वाला लोड जो है ना हम पूरा समाप्त कर लेंगे। और हमने प्लेन समझ लिया, हमने एक्सिस समझ लिया, तो हम लोड को समझने की हालत में बिल्कुल पहुंच जाएंगे। लोगों का प्रॉब्लम है ना कि उनको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए। मतलब उनको 2 मिनट में मैगी बनानी है, और उसके बाद उनको समझ में नहीं आता है तो बोलते हैं बहुत भारी है। अरे तुम समय तो दो, सब समझ में आ जाएगा, लेकिन टेक योर टाइम। तब देखिए, मैंने बोला कि ये वाला हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है। अभी मैं बनाऊंगा इसको, क्यों? क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट शियर लोड, ये जो हम बनाने जा रहे हैं उसको समझने के लिए। ये हमारे पास एक एक्सियल, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आपके पास है, या इसको सेंट्रोइडल एक्सिस भी बोल सकते हो। ये हमारे बीच बात हो चुकी है। ओके सर जी।
आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये वाला कैसा लोड है, ध्यान से समझिएगा। इस एक्सिस को मैं दो तरफ से बनाता हूं। जस्ट अलाउ मी मोमेंट, ताकि ये डायग्राम बिल्कुल खूबसूरत दिखे आपके लिए। ये देखो, एक्सिस आप समझ रहे हो कि मैं कहां देना चाह रहा हूं। तो मैंने बोला कि ये दो तरीके का मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस बना दिया है ऐसा। अगर आप इसको इस पूरे ए बी सी डी, इसको मैं साइड व्यू में है आपके पास, मैं फ्रंट व्यू में दिखाता हूं। ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए ध्यान से। ये आपके सामने में कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि मैंने दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना दिए हैं यहाँ पे ऐसे ही। ये नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और इसका जो रेड कलर वाला मैं अभी दे रहा हूं ना, ये है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, या ये है इसका सेंट्रोइडल एक्सिस। समझते रहिएगा भाई साहब। मैंने बोला कि ये वाला लोड क्या है, चलो जल्दी से बताओ। लोड नंबर ए। ये वाला लोड कैसा है, लोड नंबर बी। ये वाला लोड कैसा है, लोड नंबर सी। ये लोड कैसा है बताना मेरे को, ये लोड कैसा है, ये लोड हमारे पास है लोड नंबर डी। आप मुझे सोच के बताइए कि एबीसीडी जितने भी मैंने लोड लगाए हैं, सारे के सारे लोड कैसे हैं, सारे के सारे लोड है शियर लोड। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑल आर, देखो बाबा, ए बी सी डी, सारे के सारे जो है ना वो शियर लोड है। लेकिन अब मैं एक लोड बनाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। दिस इज ए लोड। देखो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है ई। मैंने एक और लोड बना दिया है भाई साहब, ये देखिए, ये लोड मैंने बना दिया है। और ये बना दिया है एफ। मैंने एक और लोड बना दिया है बाबा, ये है जी। और मैंने एक और लोड बना दिया है बाबा, ये है एच। अब मेरे को बताओ कि ई एफ जी एच ये भी क्या है, क्या शियर लोड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे हाँ ना बोलना। क्या ई एफ जी एच, क्या ये शियर लोड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी वेरी इजी डिस्कशन, वेरी वेरी इजी। यस, बिल्कुल सही बात है। ई एफ जी एच इज ऑल्सो ए शियर लोड। तो सर जी कहना क्या चाहते हो, जब सारे के सारे शियर लोड है तो एक ही साथ लिख दो ना। ना 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 ना। याद रखिए, ये जो आपके पास ई एफ जी एच है ना, ये लोड जो है ना, ये शियर लोड तो है, लेकिन इसका नाम है ट्रांसवर्स शियर लोड। इसका क्या नाम है, ट्रांसवर्स शियर लोड। ट्रांसवर्स शियर लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड। ये किस चिड़िया का नाम है, मैंने बोलना चाहा। फील करना, थोड़ा सा समझने में आपको मुश्किल हो सकती है, बट समझ में आ जाएगा। लोगों ने बोला कि चलो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स शियर लोड? क्या होगा ट्रांसवर्स शियर लोड का मतलब? लोगों ने बोला कि भाई साहब ऐसा लोड जो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन हो। पहला तो ये होना चाहिए, देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं, लोड व्हिच इज, दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। लोड व्हिच इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, लोड व्हिच इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, जो कि है। और दूसरा कंडीशन क्या है, लोड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द, लोड मस्ट बी, load must be, load must be perpendicular to the longitudinal axis and also passes through the longitudinal axis। बात वही हो गई, also passes through the longitudinal axis। कि ऐसा लोड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलरली हिट करे जाके ना, वैसे लोड को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड। अब आप देखो, ए बी सी डी में जितने भी लोड है ना, कभी भी हो ना वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को ना परपेंडिकुलरली हिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डायरेक्टली कभी भी हिट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोड में से कोई भी ऐसा लोड नहीं है जो कि परपेंडिकुलर है। किसके? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। परपेंडिकुलर तो है लेकिन उसको पास नहीं कर रहा है। परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं है। ए बी सी डी सारे के सारे परपेंडिकुलर है? क्या बात कर रहा है? यस। अगर आपको डाउट हो रहा है, देखो ये रहा लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस और मैं डी दिखा रहा हूं। फील करना, फील करना भाई साहब, वरना एबीसीडी में निपट जाओगे। ये रहा ब्लैक कलर वाला, ये हमारे पास है लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, और ये मैं डी बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं? ये वाला मेरे पास डी है। चलो सी बना देता हूं, सी है ये वाला, मेरे पास सी है। तो सर जी ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ एक दूसरे के? परपेंडिकुलर है ना। देखो देखो, इसको जब कभी भी इसको टकराया जाएगा ना, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। देखो ध्यान से, एक दूसरे के साथ हमेशा 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। देखो रे बाबा, देखो रे बाबा, ओ हो, सही बात सर जी आपने बोली है कि ये इसका डायरेक्शन है, लेकिन अगर दोनों के बीच का एंगल देखा जाए ना तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। लेकिन क्या ये वाला
लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रांसवर्स शियर लोड। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि ये वाला क्या ट्रांसवर्स शियर लोड है क्या? बताओ रे बाबा, ए बाबा बताओ ना, ये वाला क्या ट्रांसवर्स शियर लोड है क्या? देखो देखो, क्या दिस इज द ट्रांसवर्स शियर लोड और नॉट? आप बोलोगे अच्छा ये पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन तो है ही, बट इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द longitudinal axis and also passes through the longitudinal axis। वो longitudinal axis से पास भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है किसके? और वैसे भी अगर पास करेगा तो परपेंडिकुलरली ही हिट करेगा, इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपको भी समझ आ जाएगा। इसका मतलब कि लोड व्हिच इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, और वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होना चाहिए, और आल्सो पासेस थ्रू द सेंट्रोइडल या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होना चाहिए, तब जाके उसको टीएसएल बोलेंगे। अब बढ़िया लग रहा है? ध्यान से समझिएगा भाई साहब, ध्यान से समझिएगा। पर सर जी इसका मतलब कि ए बी सी डी क्या है, शियर लोड है क्या? हाँ, इसके बारे में एक और लाइन लिखूंगा मैं और आपको चमक जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और वो चमकेगा क्या? दूसरा नाम आएगा लोड का, इसेंट्रिक टीएसएल, मतलब इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। और वो क्या है? लोड व्हिच इज पहला तो क्या हुआ? पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन होने वाला है, पैरेलल। इसको थोड़ा और अच्छा लिखता हूं, वरना आप लोग मेरे पैरेलल को समझ नहीं पाएंगे, तो मैं पैरेलल ही लिख देता हूं। लोड व्हिच इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, ये तो बहुत ही मस्ट कंडीशन है। दूसरा क्या है कि लोड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, बट डज नॉट पासेस थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, passes through the longitudinal axis। अब आप खुद ही देख लो ना, अगर आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझ रहे होगे ना, तो आपको फील आ रहा होगा। कैसे फील आ रहा होगा? ऊपर वाले डायग्राम में आ जाओ, और भी डायग्राम बना दूंगा। अब बताओ, क्या ए बी सी डी में से चारों के चारों इसेंट्रिक टीएसएल है कि टीएसएल है? चलो जल्दी बताओ। ये वाले डायग्राम है, देखो रे बाबा। अब मैं आपको बना के दिखाऊं, मैं ए बनाता हूं, देखो मैं क्या बना रहा हूं, ए बना रहा हूं। ए ऐसा है, ए ऐसा फोर्स बनाया आपने, तो देखो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था आपके पास, ये इसका रहा इसेंट्रिसिटी। क्या रहा? इसेंट्रिसिटी दूर है। तो आप बताइए मुझे, ए बी सी डी ये टीएसएल है कि ई टीएसएल है? जल्दी बताइए। ए बी सी डी ई टीएसएल। बहुत सिंपल है यार, ऐसा क्यों? यस, बिल्कुल सही जवाब है। ये जो आपके पास है वो है ई टीएसएल। और अगर आप बात करोगे कि ई एफ जी एच क्या है, तो ई एफ जी एच क्या है? ये आपके पास क्या है? टीएसएल है। तो होप कि आपको टीएसएल और में अंतर पता चल गया होगा। तो अब मैं, आप चिंता मत करें कि सर जी मेरे, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा तेज बोलिए ना। मुझसे बात कर रहे हैं तो थोड़ा तेज बोलिए ना प्लीज। अगर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं तो कम भी बोलेंगे तो चलेगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइएगा आप लोग कि ये जो मैं अभी बना रहा हूं वो किस तरीके का लोड है? बहुत आसान है, मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। बताइए ए वाला कैसा लोड है? जल्दी से रिप्लाई करें। ए वाला कैसा लोड है? ए वाला कैसा लोड है? यस, ए वाला आपके पास है टीएसएल। यस, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, ये टीएसएल है। क्यों? पर सर जी ये तो पैरेलल ही नहीं है क्रॉस सेक्शन के। क्या बात करते हो, पैरेलल ही नहीं है क्या? अरे है। इसी लोड को ना इधर खिसका खिसका के ले जाओ क्रॉस सेक्शन पे, तो तुमको पता चलेगा कि ये लोड ऐसा है अपने पास में। देखो ये ऐसा है, सेम कहानी आपके पास है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अच्छा मुझे आप बताना कि ये वाला लोड कैसा है? ये वाला लोड मैंने बनाया है, ये वाला कैसा है? ये ईटीएसएल है। ये क्या है? दिस इज ईटीएसएल, क्योंकि इसके बीच का इसेंट्रिसिटी ये वाला दिख रहा होगा आप लोगों को। दिस इज द इसेंट्रिसिटी। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? क्या ज्यादा समझाने का मतलब नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान सी चीजें हैं। इज एवरीबडी क्लियर कि जितने भी लोड हो सकते हैं वो लोड आपने कैसे डिफाइंड किए? कम ऑन, हाँ या ना?
क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सारे के सारे लोड आप लोगों को कि यस सर जी ये कहानी है वो कहानी है? डन। चलिए अब देखिएगा, बस 2 मिनट और लूंगा मैं और ये पूरा लोड का कहानी खत्म। ये तो हो गया लोड का क्लासिफिकेशन। अब मैं फिर से एक और टॉपिक देता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। मैं क्या बोल रहा हूं? क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। लोड लोड। अरे सर जी आप भूल गए, आप पढ़ा चुके हो, क्या बात करते हो? मैंने ये पढ़ाया है क्या? क्या मैंने ये पढ़ाया है? हाँ हाँ हाँ। बट आप समझिए, अब जो क्लासिफिकेशन आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है। क्या आ रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है क्या? बताइए मुझे। यहां तक एक बार मुझे एक बार बता दीजिए, बस 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। यहां तक की कहानी सब लोगों को क्लियर है क्या? मुझे थोड़ा सा आप लोग बताइए प्लीज, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? डन। चलिए ग्रेट 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 गोइंग। चलिए हाँ, अब मैंने बोला कि अब जो मैं लोड को डिफाइन करने जा रहा हूं ना, अरे यार जस्ट जस्ट 1 मिनट। आप लोग अभी अटेंडेंस भरे नहीं हो, मैं अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप सारे लोग अटेंडेंस भर के जाना, ठीक है ना? अभी ऐसा नहीं कि आप भागना शुरू कर दो। हाँ, तो मैंने बोला कि सर जी अभी जो हमने लोड को डिफाइन किया था ना, वो सिर्फ डायरेक्शन पे डिपेंड करता था, और अभी जो मैं लोड के बारे में बात करना हूं ना, ये विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होने वाला है। और आप बताए, दो लोड को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। इस बार नॉर्मल और शियर मत बोल देना, क्योंकि वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली है। यहाँ पे पहला लोड जो होने वाला है, उस लोड का नाम पड़ेगा स्टैटिक लोड। खूब आता है जीपीएससी के सवाल में कि स्टैटिक लोड इज डिफाइंड एज, पहला, द फोर्स which does not changes with respect to time, which does not changes with respect to direction, which does not changes with respect to both time and direction and nota। ऐसा करके चार ऑप्शन आ सकते हैं। बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि दो तरीके के लोड होते हैं, एक स्टैटिक लोड होगा और दूसरा आपके पास डायनामिक लोड होगा। सर जी ये है क्या? डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता मत करो रे बाबा। लेकिन ये स्टैटिक लोड भी दो तरीके का होता है, सीरियसली। हाँ, पहला लोड को बोलते हैं डेड लोड, मरा हुआ लोड। और 2 साल पहले जीपीएससी में आया था डेड लोड क्या होता है। 2 साल पहले जीपीएससी में डेड लोड क्या होता है। और दूसरा लोड जो लोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। यहां पे आपको पूरा का पूरा सोम का विद्वान बना दिया जाएगा। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, मुझ पे तो भरोसा आपको हो ही गया होगा, डोंट वरी अबाउट इट। वैसे भी भरोसा आपको हो जाएगा मुझ पे, 2 क्लास करेंगे सब भरोसा आ जाएगा आपको। और डायनामिक लोड भी दो तरीके का होता है, जिसमें पहला लोड जो होता है ना, उसको बोलते हैं इंपैक्ट लोड। क्या होता है इसका नाम? इंपैक्ट लोड। अच्छा सर जी, इंपैक्ट लोड का कोई दूसरा भी नाम है क्या? हाँ, इंपैक्ट लोड को एक और नाम से जानते हैं, शॉक लोड। क्या बोलते हैं इसको? शॉक लोड। शॉकिंग लोड आप लोग ने सुना होगा, शॉकिंग लोड, शॉकिंग लोड। और इसका एक और नाम है, क्या नाम है सर जी? इसका नाम है SAL। ये क्या होता है? सडनली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सडनली अप्लाइड लोड और इंपैक्ट लोड सेम होता है। नहीं, गलत बात है ये। दोनों लोड का नेचर एक जैसा है, पर दोनों लोड अलग अलग है। हम बात करेंगे आने वाले टाइम पे, डोंट वरी अबाउट इट। और जो दूसरा लोड होता है ना, डायनामिक लोड में दो तरीके होते हैं। पहला इंपैक्ट लोड, उसी को शॉक लोड बोलिए या उसी को सडनली अप्लाइड लोड बोलिए कुछ हद तक। लेकिन जो दूसरा तरीके का लोड होता है उसको बोलते हैं फैटिक लोड। क्या बोलते हैं बाबा? फैटिक लोड। या इसी का एक और नाम है फ्लक्चुएटिंग लोड। फ्लक्चुएटिंग लोड, फ्लक्चुएटिंग लोड। इसी का एक और नाम है वेरिएबल लोड, वेरिएबल लोड। इसी का एक और नाम है साइक्लिक लोड, साइक्लिक लोड, साइक्लिक लोड। पर सर जी ये सारी बातें तो हो गई, पर आपने तो मेरे को बताया नहीं कि स्टैटिक लोड होता क्या है। आपने तो मेरे को बताया ही नहीं कि स्टैटिक लोड होता क्या है। आपको मैं बताऊंगा, लोड व्हिच डज नॉट, लोड ऐसा लोड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। क्या बोला मैंने? लोड व्हिच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का कुछ भी हालत हो जाए, लेकिन लोड जो है ना, वो अपना ना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ना अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। सर जी क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल बना सकता हूं। ये हो गया मेरा लोड का डायग्राम और ये हो गया मेरे टाइम का डायग्राम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास
स्टैटिक लोड, स्टैटिक लोड, स्टैटिक लोड। क्या ये सही बनाया मैंने? क्या ये लोड मैंने सही बनाया? क्या ये लोड स्टैटिक है? क्या बोलो हाँ या ना रे बाबा, क्या ये लोड स्टैटिक है? हाँ या ना तो बोल दो। इज दिस लोड इज स्टैटिक और नॉट? क्या आपको लगता है कि ये स्टैटिक है या नहीं है? बोलिए बोलिए, क्या आपको ये लोड स्टैटिक लगता है कि नहीं लगता है? हाँ सर जी। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये कभी भी देखो ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन सर जी डायनामिक लोड क्या होता है? सर जी डायनामिक लोड क्या होता है? एक लाइन में बोला जाए तो बोलिएगा कि ऐसा लोड जिसका या तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है टाइम के साथ, या तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है टाइम के साथ, या तो ससुरा दोनों चेंज हो सकता है टाइम के साथ। क्या बोलेंगे? लोड which magnitude changes with respect to time। या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, और आप ऐसा भी बोल सकते हो क्या बोलते हैं, डायरेक्शन चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और बोथ चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक भी अगर कोई चेंज हो गया ना, बोथ चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज डायनामिक लोड। डायनामिक लोड, ऐसे लोड को हम लोग बोलते हैं डायनामिक लोड। डायनामिक लोड। अब एक बच्चा बोलेगा पर डायनामिक लोड कैसा होगा? बहुत तरीके के होंगे, चिंता मत करें, लेकिन हम कल के क्लास में देखेंगे कि डायनामिक लोड कैसे डिफाइंड होगा, उसमें डेड लोड कैसे डिफाइंड होगा, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कैसे डिफाइंड होगा, इंपैक्ट लोड कैसे डिफाइंड होगा, सडनली अप्लाइड लोड कैसे डिफाइंड होगा, फ्लक्चुएटिंग लोड कैसे डिफाइंड होगा, साइक्लिक लोड कैसे डिफाइंड होगा। और कल ही हमने 15 मिनट में पूरा लोड खत्म करना है और हम वापस आ जाएंगे अपने स्ट्रेस वाले पिक्चर पे, जहां से हम बिल्कुल अपने सिलेबस को रफ्तार में आगे लेके चलेंगे। क्या यहां तक की कहानी आज के लेक्चर में आपको बहुत आसानी से क्लियर हुई है? नहीं? प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट रिव्यू, ताकि अगर मुझे आपके तरफ से कुछ सुधार करना है तो मैं कर सकता हूं। प्लीज टेल मी बच्चे लोग। मैं आपके लिए गूगल फॉर्म सेंड कर देता हूं। आप लोग का जीपीएससी का ग्रुप है क्या? एक मिनट, मैं कॉपी कर लेता हूं इसको सबसे पहले। जस्ट 1 मिनट, बस 1 मोमेंट मुझे दे दीजिए। आप लोग का ग्रुप है क्या? या मैं यहीं पे जूम वाले पे ही भेज देता हूँ, डोंट वरी। जूम वाले पे मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप लोग अपने अटेंडेंस मार्क कर लीजिए प्लीज। चलिए अपने अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, देन वी विल मीट टुमारो। आज पहला क्लास था तो मैंने थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाया। ऐसे मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग के स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं थोड़ा तेज कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं ये स्पीड सही है तो चलेगा मुझे। आप लोगों का कहाँ चला गया? अच्छा, लिंक फ्लोट नहीं हुई क्या? सर लिंक नहीं आई? ये गूगल फॉर्म है शायद मेरे ख्याल से। सर ने मेरे को यही से भेजा है सर, लिंक नहीं आई है क्या? जस्ट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट मुझे। अच्छा, मैं लगता है मैंने, मुझे तो यहाँ से दिख रहा है कि कॉपी हो जा रहा है लिंक, ये कंट्रोल भी। ये लिंक नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, ओके, डन डन। एक्चुअली मैं समझ गया, यहाँ पे एक ही बच्चे का नाम है, एवरीवन इन मीटिंग। हाँ सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। हाँ मैंने ये चेंज नहीं किया था। अभी देखिए तो सबको दिख रहा है क्या? अभी सबको दिख रहा है क्या? यस सर। या डन। हाँ, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है ना कि मत पूछिए। चलो अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, और एक बार मुझे बता दीजिए थोड़ा सा 2 मिनट में कि क्या इस तरीके का स्पीड आपको चलेगा, या थोड़ा फास्ट चले हम, कि और स्लो चले हम। और समझ में तो आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो थोड़ा स्पीड के बारे में मुझे बता दें, क्योंकि मेन कंसर्न बच्चों का यही है, हो जाता है बहुत बार कि तेज हो या स्लो हो। एक एक बार लिख लीजिए कि सही है या फिर थोड़ा स्लो या फास्ट। आप लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सही है, कंप्लीट है सर, ओके। सारे बच्चे, ये बढ़िया था सर, ये स्पीड बराबर है, ठीक है, इसी स्पीड पे ले जाएंगे, सही है। सर डू यू नो मारुति तिवारी सर? हाँ, मारुति तिवारी सर को मैं जानता हूँ, यस बिल्कुल मैं जानता हूँ। मारुति तिवारी सर को मैं बिल्कुल जानता हूँ, ही इज अ जैम ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ही इज फ्रॉम यूपी।
उत्तर प्रदेश से हैं वो। अच्छा योर टीचिंग इज सिमिलर टू हिम। अच्छा, टीचिंग स्टाइल की बात कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है टीचिंग स्टाइल हम लोग का बहुत अलग है। उनका थोड़ा स्लो है, बट ही इज द रियल जेम मैन, सॉलिड, मतलब वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोगों से सीनियर है, मैं 3-4 साल हम लोगों से सीनियर है, मारुति तिवारी सर जो है सो। डन, चलिए कल मिलते हैं, बाय गाइस, थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय।